हाँ जी मेरे सी एंटर वाले दोस्तों, तो आज अपन हमने चैप्टर नंबर 5 जो आईसीआई के हिसाब से चैप्टर नंबर 6 है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ऐसे 230 पे देखो भाई, आपको मैंने पहले भी देख बताया है बहुत बार, ये अपना फ्री कम एडमिन कॉस्ट वाला फास्ट ट्रैक बैच चल रहा है। मतलब आपके लिए बहुत से चैप्टर ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल फ्री में मिल जाएंगे, फ्री फास्ट ट्रैक बैच एग्जाम ओरिएंटेड बैच। बट कुछ चैप्टर्स होंगे, वो चैप्टर्स आपको एडमिन कॉस्ट में परचेस करने पड़ेंगे। जो मेरी एडमिन कॉस्ट लगती है, सैलरी वगैरह, सॉफ्टवेयर कॉस्ट वगैरह, ये सब लोगों की, वो उसमें आपको परचेस करना पड़ेगा। बस बहुत ही नॉमिनल होगा इस अटेम्प्ट के लिए। तो एटलीस्ट मैं बोल सकता हूँ सितंबर वाले की 500,000 रुपये बाद में बढ़ जाए तो एडमिन कॉस्ट का पता नहीं, ठीक है। अभी तो बहुत नॉमिनल है, मतलब आपके लिए एक तरह से फ्री हो गया वो, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। इस फास्ट ट्रैक बैच में अपनी अंडरस्टैंडिंग तो हो रही है सर, यार समझ तो अपन सब कुछ रहे, पर साथ में रट्टाफिकेशन भी हो रहा है। क्योंकि अगर आपने केवल समझा तो मार्क्स तो ठीक है, मतलब पर रट्टाफिकेशन भी दोनों चाहिए होगा, अंडरस्टैंडिंग प्लस रट्टाफिकेशन। जब तक एग्जैक्ट आंसर नहीं लिखोगे तब तक आईसीआई आपको मार्क्स नहीं देगी, तो इसलिए रट्टाफिकेशन जिम्मेदारी भी मेरी ही है। तो चलो शुरू करते हैं अपन आईसीआई के हिसाब से चैप्टर नंबर 6। और अगर आप मेरी बुक से पढ़ रहे हो, ये वाली अपनी बुक है, तो उससे चैप्टर नंबर 5 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन आपको दिख रही होगी बुक, पूरी 4 टेबुलर कलरफुल फॉर्मेट में, ओनली 280 पेजेस के अंदर क्वेश्चन भी कवर है और कॉन्सेप्ट भी कवर है, दोनों इसी में एक साथ कवर है। हर एक टॉपिक उसके नीचे क्वेश्चन, टॉपिक उसके नीचे क्वेश्चन, उसको याद करने की ट्रिक्स वगैरह भी इसी के अंदर है। अब ये जहाँ पे याद करने की ट्रिक चाहिए, देखो ये ट्रिक, इसको याद कैसे करना है, पूरी 4 टेबुलर कलरफुल फॉर्मेट के अंदर है। जो भी आपको रिलेवेंट है यहाँ पे, इसको याद कैसे करना है, ये इसकी ट्रिक, ये क्वेश्चन हो गया, टॉपिक हो गया, ये इसका आंसर हो गया, सब एक ही साथ हो गए, ठीक है ना। तो चलो, आपको लेनी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। अभी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन देखो, मैंने पहले ही आपको SQC1 वगैरह के अंदर बता दिया था, ऐसे 220 SQC1 जब मैंने पढ़ा था उसके अंदर मैंने आपको बता दिया था कि जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कंपलसरी होता है हर एक सीए। मैंने पुराना लेक्चर नहीं देखे तो शायद इसमें कुछ टर्म्स वैसी होगी, मतलब पुराना लेक्चर होप देख लियो आपने, जो भी अपन अपलोडेड है। तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या होगा कि यार हर एक इंसान वाला जो भी ऑडिटर ऑडिट करता है, तो मैंने आपको कहा था जो काम का आपके पास प्रूफ नहीं है कि आपने वो काम करा, वो हम मानेंगे काम ही नहीं करा। तो आपने जो भी काम करा उसका एक प्रूफ होना चाहिए, जबकि उसका एक आप वो प्रूव होना चाहिए। तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होना जरूरी है। जिस काम का आपने डॉक्यूमेंटेशन नहीं रखा, वो मानेंगे हमने काम ही नहीं करा। आपने जो भी काम करा, जो भी ऑडिट के प्रोसीजर लगाए हैं, जो भी आपको एविडेंस मिले, लाइक आपने सेल इनवॉइस दिया, परचेज ऑर्डर लिया, कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़े थे कोई क्लाइंट के, कॉन्ट्रैक्ट्स लिए, आपने जो भी कंक्लूजन फॉर्म करा कि फाइनली मेरे हिसाब से ये सही है, ये गलत है, तो वो हिसाब से भी आपने कुछ जजमेंट लगाया होगा। सब चीज़ों के डॉक्यूमेंटेशन, सब चीज़ों के डॉक्यूमेंटेशन आपको लेने पड़ेंगे, ठीक है। और मेन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन आपको पता है क्यों चाहिए होता है, तो आपने जो काम करा वो उसका सबूत होता है कि हाँ भाई असली में मैंने काम कराया, देखो मैंने सारे इन्वॉइसेस चेक करे। कल आपको कोई आके बोल दे कि आपने ऑडिट सही से नहीं करी, कल आपको कोई बोल दे, कोई गलती निकल जाए, आपने ऑडिट सही से नहीं करी, तो आपका कोई प्रूफ होना चाहिए ना। कोई आपका इंस्पेक्शन करने आ रहा है, आपका इंस्पेक्शन करने आ रहा है कि आपने ऑडिट सही से नहीं करी। आईसीआई खुद भी भेजता है रिव्यू करने, कभी कभार गवर्नमेंट अथॉरिटी आ जाती है सीए के पास रिव्यू करने की आपकी ऑडिट सही नहीं हुई, आपने ऑडिट सही नहीं करी। तो आपको डॉक्यूमेंटेशन है, तो आप बता पाओगे देखो मैंने सेल्स इनवॉइस चेक करा था, देखो मैंने परचेस इनवॉइस वाला चेक करा था, देखो मैंने कॉन्ट्रैक्ट भी पढ़ा था, मैंने सब कुछ पढ़ा था। मैंने तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मेरे हिसाब से तो सब कुछ मैंने देखा था, तो ये इस वजह से भी काम आ जाता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। तो आप मतलब फाइनल आपको जब एक ऑडिटर को अपना ओपिनियन देना होता है, फाइनल अपने को ऑडिटर को एक अपना ओपिनियन देना होता है कि वो बोले फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है गलत है, मतलब मॉडिफाइड ओपिनियन, अनमॉडिफाइड ओपिनियन, एडवर्स, डिस्क्लेमर, जो भी दे रहा है। तो जो भी ओपिनियन देगा उसको सपोर्ट रखने के लिए, उसकी सपोर्टिंग लेने के लिए उसको एविडेंस होने चाहिए ना, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस। तो मतलब वो सब चीजों का डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। जो भी आप फाइनल कंक्लूजन या ओपिनियन दे रहे हो, उसका एक बेस आपका, उसका एक पीछे उसके पास एक सबूत होना चाहिए। तो वो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन हमेशा आपको सबूत के रूप में काम करेगा कि भाई जो ये मैं ओपिनियन दे रहा हूँ कि सब कुछ सही है या सब कुछ गलत है, जो भी उसके पीछे मेरे पास देखो मेरा पूरा डॉक्यूमेंटेशन है, मेरा पूरा काम करा हुआ है कि आप ये पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कि हाँ ये चीज़ गलत थी, ये चीज़ सही थी, इसलिए मैंने ये ओपिनियन दिया, ठीक है ना। तो वो ऐसे 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ये काम करता है। अब इसके अंदर दो चीजें एक और आ गई ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। मेन एक तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होता है, एक क्या होता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मतलब वही कि आपको जो भी टाइमली बेसिस पे बनाना होता है। कब बनाना पड़ता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन? टाइमली बेसिस पे आप लेते रहो, टाइमली बेसिस पे आप सबूत इकट्ठा करते रहो, मतलब डॉक्यूमेंटेशन बनाते रहो। आप सेल्स चेक कर रहे हो, सेल का कर लिया आपने, जो ऑडिट प्लान बनाया, ऑडिट प्रोग्राम बना लिया, उसको आपके ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में डाल दो। आपने कुछ भी किसी से कुछ भी मांगा कि हाँ ये मेरे को दे दे, ये ईमेल पे मेरे को इसके सैंपल्स दे दे, ये वाला कॉन्ट्रैक्ट दे दे, क्लाइंट को बोले कि तूने एक कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है ना एक पार्टी के साथ, वो कॉन्ट्रैक्ट दे दे। वो सब टाइमली बेसिस पे आप ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन लेके इकट्ठे करते रहो। ये टाइमली बेसिस पे आपको लेते रहना। जब भी आप ऑडिट करते जा रहे हो तो ऑडिट जैसे जैसे चलती जा रही है, वैसे वैसे लेते रहो, ठीक है ना। तो ये टाइमली ये डॉक्यूमेंटेशन। अब आईसी एक और गेम खेलता है, एक होती है ऑडिट फाइल। तो ये तो हमेशा टाइमली बेसिस पे होता है।
एक ऑडिट फाइल अपन ने पढ़ी थी SQC1 SA 220 के अंदर। इसकी टाइम लिमिट क्या होती है, इसको ऑडिट फाइल मतलब होता है कि ये तो एक ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है कि जो जो भी ऑडिट कर रहे हैं उस वक्त जो जो मिलता जा रहा है, मैं जो भी चेकिंग करता जा रहा हूँ, आती दे आने दे, सेल्स का इनवॉइस दे दे, परचेज का इनवॉइस दे दे, जो भी आता जा रहा है ऑडिट के साथ साथ वो टाइमली बेसिस पे लेते जाओ। पर ऑडिट फाइल होती है जो भी एक फाइनल ऑडिट का एंगेजमेंट करा, आप रिलायंस की ऑडिट कर रहे हो, आप रिलायंस की ऑडिट कर रहे हो, तो फाइनली अभी तो अपन एक बार इकट्ठे करते जा रहे थे ऊपर, जो भी है जैसा भी एक बार आने दे, ये चेकिंग करने के लिए आने दे, वो तो डॉक्यूमेंटेशन। अब एक स्पेसिफिक रिलायंस की ऑडिट कर रहे हो तो उस रिलायंस की ऑडिट की पूरी एक फाइल बनती है, पूरी एक बाइनरी फाइल बनेगी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, जो भी अपन ने यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन लिए वो डॉक्यूमेंटेशन यूज होकर वो फाइल बनेगी, पूरी ऑडिट की फाइल बनेगी जिसमें बिल्कुल प्रॉपर तरीके से डालेंगे मैंने ये काम करा, ये नहीं करा, वो करा, ये करा। तो इसकी टाइम लिमिट क्या होती है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन तो आपको टाइमली बेसिस पे लेते रहना है, पर ऑडिट फाइल अपन ने पढ़ा था ना, इसकी टाइम लिमिट क्या होती है, इसकी टाइम लिमिट होती है विथ इन 60 डेज फ्रॉम, ये राइटिंग पे मत जाना, फ्रॉम डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट इशू करने के साथ 60 डेज के अंदर अंदर, मतलब ऑडिट रिपोर्ट इशू करी उसके बाद भी आप ऑडिट फाइल को असेंबल कर सकते हो। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन तो पहले ही ले लेते हैं, बस एक फाइल प्रॉपर बना के तैयार रखो, एक फाइल प्रॉपर बना के तैयार रखो, तो वो आप ऑडिट रिपोर्ट इशू करने के बाद 60 डेज के अंदर अंदर भी वो फाइल कंप्लीट कर सकते हो। तो पर्टिकुलर ऑडिट की एक फाइल, पर्टिकुलर एक रिलायंस की ऑडिट है, पर्टिकुलर ऑडिट की एक फाइल हो गई, ठीक है, ये हो गया। तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है ऑडिटर का ऐसे 230 के अंदर कि ऑडिटर क्या करना चाहता है, उसका मेन काम बस ये होता है कि जो भी मैं ऑडिट रिपोर्ट इशू कर रहा हूं, मेरा ऑब्जेक्टिव कि जो भी मैं ऑडिट रिपोर्ट इशू कर रहा हूं उसके लिए मेरे पास पूरी प्रॉपर सपोर्टिंग है बैक में, कि अब कोई मेरे को बोल दे कि तूने ये ऑडिट रिपोर्ट में ऐसा क्यों लिखा कि ये गलत है, ऐसा क्यों लिखा, आपने मॉडिफाई क्यों करी ओपिनियन, तो बोलूंगा देख मेरे पास फाइल है, देख मेरे पास ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है, ऑडिट फाइल है, जो भी है मेरे पास, कि मेरे पास सबूत है कि ये सारी गलतियां चल रही है, इसमें सारी गलतियां चल रही है, तो मेरे पास सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट रिकॉर्ड होना चाहिए जिससे मैं ऑडिट रिपोर्ट, बेसिस होना चाहिए ऑडिट रिपोर्ट का, जो भी मैंने ऑडिट रिपोर्ट इशू करी उसका बेस क्या है मेरे पास, उसका बेस क्या है, तो ये फाइल है। तो मेरा क्या ऑब्जेक्टिव, MTB 2024 में क्वेश्चन आया था इसका कि एक तो ऑडिट रिपोर्ट जो भी इशू कर रहा हूं उसका बेस होना चाहिए सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट, और दूसरा एक ये हो गया मेरे को बताना है कि मैंने जो ऑडिट करी है ना वो एज पर स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग या फिर जो भी लॉ रिक्वायरमेंट, लॉ रेगुलेशन चल रहे हैं उस हिसाब से पूरी प्रॉपर करिए। कि वो मेरे को जैसे बोलता है कि ऐसे 210 बोलता है कि आपको टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एग्री करनी पड़ेगी क्लाइंट के साथ, उस पर साइन कराने पड़ेंगे टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट पे, तो मेरे पास ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में मैंने जो टर्म्स थी ना एंगेजमेंट लेटर वो भी मेरे पास है कि हाँ भाई मैंने देखो साइन करा के करे थे। तो ऐसे 210 बोलता है कि आपको ये करना पड़ेगा, ऐसे 240 होता है एक फ्रॉड का कि आपको फ्रॉड के लिए कुछ कुछ चीज़ें चेक करनी पड़ेगी, तो मैंने जो फ्रॉड के लिए चेकिंग करी है वो भी मेरे पास ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में है, वो भी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में। तो ऐसे 210 240 जो भी बोल रहे हैं वो मैंने काम करे या नहीं करे है वो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में डालना पड़ेगा, वो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में डालना पड़ेगा। तो वो मेरे पास अगर ऑडिट की फाइल है तो मैं प्रूव कर सकूंगा, भाई देखो मैंने ऑडिट प्लान और परफॉर्म एज पर एसेज एंड लॉ एंड रेगुलेशन करी थी, मतलब जो ऐसे बोलता था 210 240 250 जो भी सारे काम मैंने वो करे, तो मेरी ऑडिट बिल्कुल एसेज के हिसाब से हुई है और लॉ रेगुलेशन के हिसाब से भी हुई है, ठीक है। तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा इसके अंदर कि एक तो ऑडिट रिपोर्ट जो मैंने इशू करा उसका बेस है मेरे पास एक ये सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट बेस है कि ऑडिट रिपोर्ट में जो भी मैंने लिखा उसका बेस ये फाइनली, और उसके बाद मैंने ऑडिट प्लान एंड परफॉर्म एज पर एसएस करी है, एसएस एंड एज पर लीगल एप्लीकेबल लॉ एंड रेगुलेशन जो भी एप्लीकेबल है, ठीक है। ऑडिट प्लान एंड परफॉर्म एज पर एसएस हुई है, ठीक है ना, ये एविडेंस है इसका मेरे पास। अब मीनिंग क्या होता है, नेचर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन बेसिक बहुत ईजी है। क्या इसमें क्या क्या ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में आपको जनरली क्या क्या डेफिनेशन क्या होगी, आपने जो भी ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करे, आपने जो भी काम करा, ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करोगे आप तभी तो आपको एविडेंस मिलेंगे। सुनो आप ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करोगे तभी तो आपको एविडेंस मिलेंगे। तो ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन, मैंने कुछ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करे उसके बाद मुझे एविडेंस मिले क्योंकि मैंने प्रोसीजर परफॉर्म करके एविडेंस लिए, तो ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म, ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन, और एविडेंस मिलने के बाद ही तो मैंने फाइनल कंक्लूजन ओपिनियन पे पहुंचा किसी की, एविडेंस से पता पड़ गया कि क्या सही है क्या गलत है, तो मैंने फाइनल ओपिनियन कंक्लूजन दे दिया। तो ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म, ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन एंड कंक्लूजन रीच, ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने से मुझे एविडेंस मिले और उस एविडेंस से मैंने कंक्लूजन दे दिया। तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कुछ नहीं होता, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज ए रिकॉर्ड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म, ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन, ऑडिट प्रोसीजर मैंने क्या परफॉर्म करे, कौन कौन से तरीके के ऑडिट प्रोसीजर लगाए, कौन कौन से मेरे को एविडेंस मिले, कौन कौन से एविडेंस मुझे मिले, ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म, ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन एंड कंक्लूजन मैंने फाइनली क्या दिया, इन सबका रिकॉर्ड ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कहलाता है। डेफिनेशन, ऑडिट प्रोसीजर मैंने कौन कौन से लगाए, उससे मुझे क्या क्या एविडेंस मिले और मैंने फाइनल क्या कंक्लूजन दिया एविडेंस को पढ़ के, तो ये हो गया। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को अपन वर्किंग पेपर,
वर्क पेपर, ये भी बोल सकते हैं और ये भी बोलते हैं, ठीक है। फर्दर एक और चीज ध्यान रखना कि ये एसेस लिमिट नहीं करता डॉक्यूमेंटेशन को। इस एसे ने बोला है कि आपको ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन रखने हैं, मतलब क्या क्या चीज़ें आपको रखनी है डॉक्यूमेंटेशन में। आपको इस भी चीज़ का डॉक्यूमेंट रखना है, इस भी चीज़ का रखना है, पर ये ऐसे लिमिट नहीं करता। अगर बाकी एसेज और कुछ बोल रहे कि ये वाले डॉक्यूमेंटेशन भी रखो, या कोई लॉ एंड रेगुलेशन बोल रही है कि ये वाले डॉक्यूमेंटेशन आप और भी रखो, या फिर कोई ऑडिटर के खुद के जजमेंट के हिसाब से सोच रहा है कि यार ये वाला ऐसे एसेज ने बोला नहीं है, लॉ एंड रेगुलेशन ने बोला नहीं है, ये वाली चीज़ मुझे डॉक्यूमेंटेशन रखनी है, पर उसको लगता है नहीं ये रख लेनी चाहिए, बाद में काम आएगी, तो वो भी रख सकता है। तो मतलब ये ऐसे बस एक बार थोड़ा बहुत बताता है, इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स बताता है एक तरीके से कि आपको ये चीज़ डॉक्यूमेंट करके रखनी है। बाकी इसके अलावा बाकी भी और कोई बोल रहा है डॉक्यूमेंटेशन रखने के लिए तो वो भी रख लो, लिमिट नहीं कर रहा है ऐसे कि ये यही रखना है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया। नेचर ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जो ऊपर ऑब्जेक्टिव पड़ा वो का वो ये क्यों काम आता है, ऑडिट रिपोर्ट के लिए एक बेस होता है कि जो भी फाइनल ऑडिट रिपोर्ट दे रहा हूं और मैंने ऑडिट प्लेन परफॉर्म एज पर एसएस करी है। ऑडिटर कंक्लूजन के लिए बेसिस होता है और प्लेन परफॉर्म एज पर एसएस करी एंड एप्लीकेबल लॉ एंड रेगुलेशन। L&R मतलब लॉ एंड रेगुलेशन। ये जितने भी एब्रीविएशन है अपने बुक के फर्स्ट पेज में दे हुए, मतलब फर्स्ट स्टार्टिंग इनिशियल पेजेस में, ठीक है। अब इंपॉर्टेंस क्या होती है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की, बहुत सिंपल है, कोई मतलब इसको याद करने का यूं ही हो जाएगा, यूज समझ जाओ। एक तो मैंने बोला था अगर आपने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रखा तो आपके पास कभी क्या होता है ना कि अगर किसी समझो अडानी की ऑडिट में कोई अडानी में बाद में पता पड़ा फ्रॉड आ गया, तो अडानी में पता पड़ा कोई अडानी ने बहुत बड़ा फ्रॉड कर दिया, HDFC बैंक ने बहुत बड़ा कोई फ्रॉड कर दिया, अगर ऐसा तुमको लगा कहीं पे, मतलब कहीं पे भी ऐसा कभी जिंदगी में सामने आया, तो उसके बाद उसके ऑडिटर का गला पकड़ेंगे जाके, भाई तूने ऑडिट करी थी तो बताया क्यों नहीं, यहाँ पे ये गलती है, तूने ऑडिट सही से नहीं करी क्या, तूने सही से नहीं करी क्या। तो अपन बोलेंगे भाई ऑडिट की इनहेरेंट लिमिटेशन होती है, पर नहीं वो बोलेगा नहीं तूने तो नॉर्मल थोड़ा दिमाग से तो ऑडिट करनी थी। तो तुम्हारे पास एक प्रूफ रहेगा कि भाई ये देखो ये रे मेरे पास मेरे ऑडिट का डॉक्यूमेंटेशन, इसको तुम चाहो तो रिव्यू कर लो, मैंने ये काम भी करा, ये काम भी करा, ये काम भी करा, तो मतलब उसको वो उस पर सेफ रह जाएगा कि हाँ मैंने ये काम करा। तो कभी एक्सटर्नल इंस्पेक्शन भी आ सकता है, कोई चेक करना एक्सटर्नल, बाहर की गवर्नमेंट अथॉरिटी भी CA के पास आ जाएगी कि तूने ये काम सही से नहीं करा है भाई, अडानी की ऑडिट वगैरह इसलिए तेरे पास हुआ है, तो उसके ऊपर एक्सटर्नल ऑर्डर भी आ सकता है। या फिर इंटरनल इंस्पेक्शन भी तो होता है, अपन ने पढ़ा था अगर आपको याद हो SQC1 SA 220, उसके अंदर रिव्यूअर होता है, फर्म की खुद की पॉलिसी होती है कि एक पार्टनर ने जो ऑडिट करी है वो दूसरा पार्टनर आके चेक करेगा कि वो बंदा सही से ऑडिट कर रहा है नहीं कर रहा है, तो मतलब वो काम, इसलिए एक्सटर्नल इंस्पेक्शन भी हो सकता है उसका, इंटरनल इंस्पेक्शन भी हो सकता है। तो उस वक्त अपन को प्रूव करना पड़ेगा कि मैंने ऑडिट सही करी है या नहीं करी, वो मेरा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बताएगा, वो मेरा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बताएगा। तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में ये प्रूव कर सकता हूं, ठीक है ना। साथ में यही कि इस बार की ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है मेरे को अगली बार की ऑडिट में भी काम आ जाएंगे कि हाँ भाई यार पिछले कि अगर कोई बंदा अगले साल ऑडिट कर रहा है, ईयर 1 में चेंज हुई, ईयर 1 में हुई, अब ईयर 2 में कोई टीम बदल गई, मान लो टीम बदल गई, पिछली बार पप्पू ने ऑडिट करी थी, इस बार पिंकी ऑडिट कर रही है, इस बार पिंकी ऑडिट कर रही है, तो वो पिछले बार की ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन देख के थोड़ी बहुत पढ़ेगी तो उसको समझ में आएगा कि अच्छा ये गलतियां थी क्लाइंट कंपनी में, ये गलती नहीं थी फलान डिगरा, या फिर वो ऑडिट उसकी कर रही है, या फिर वो प्लानिंग कर रही है कोई ऑडिट की, अगले साल उस ऑडिट की कोई प्लानिंग कर रही है, तो पिछली बार की ऑडिट की फाइल देख लेगी, हाँ यहाँ पे एरिया में गलती है, इसकी सेल्स में गलती रहती है, इसकी परचेज में गलती रहती है, तो मैं वहाँ पे ज़्यादा ऑडिट करूंगी, वहाँ पे ज़्यादा ऑडिट करूंगी। तो मतलब उनको ये रहेगा कि सामने वाला पिछली बार की अगर फाइल पढ़ लेगी ऑडिट की फाइल वगैरह, तो इस बार की ऑडिट थोड़ी अच्छे से कर पाएगी। तो ये कुछ बेसिक इंपॉर्टेंस होते हैं। तो एक तो मैंने तुमको बोला कि ये 2 इंपॉर्टेंस तो यही हो गए तुम्हारे कि भाई तुमको एक तो कभी भी एक्सटर्नल इंस्पेक्शन के लिए कोई आए, या फिर SQC में जो इंटरनल इंस्पेक्शन होता है क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, वो अपन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन देख के प्रूव कर सकते हैं कि हमने हमारी तरफ से ऑडिट अच्छी करी थी। कोई भी तुम्हारे माथे पड़े तो तुम उसको बोल सकते हो। फर्दर तुमने अब अगली बार ये होता है कि अगली बार तुम्हारा ना प्लान और परफॉर्म अच्छे से कर सकते हो ऑडिट एंगेजमेंट टीम की, अगले साल तुम प्लान एंड परफॉर्म अच्छे से कर सकते हो। अगले साल मतलब सिग्निफिकेंस फॉर द फ्यूचर ऑडिट, कि अब अगले साल आगे वाली जिंदगी में भी तुम जब ऑडिट करोगे तब भी वो एक बार तुम्हारे लिए थोड़ा काम रिलेवेंट रहेगी, ठीक है। और जब तुम आगे वाली ऑडिट की अगले साल वाली ऑडिट की प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग करोगे एंगेजमेंट टीम, तो उसमें भी मदद रहेगा कि हाँ यार पिछली बार ये गलतियां रही थी तो मैं इस बार ये चेकिंग ज्यादा करूंगा, तो मैं इस बार ये चेकिंग ज्यादा करूंगा, ठीक है। और उसके बाद ये हो गया कि अपन इजीली डायरेक्ट एंड सुपरवाइज कर सकते हैं ऑडिट वर्क को उनकी रिव्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, और टीम को अकाउंटेबल रख सकते हैं। मतलब क्या हुआ सर, ये तो आपने पढ़ दिया, मतलब ये हुआ कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में एक्चुअली अपन ये भी लिखते हैं कि ये सेल्स की चेकिंग भाई साहब एक राम नाम का बंदा था उस बंदे ने करी थी, ठीक है ना, तो ये ठीक निकली। पर एक और परचेज की चेकिंग थी,
ये परचेज की चेकिंग किसने करी है, ये परचेज की चेकिंग का कोई बोल देगा ये परचेज की चेकिंग पिंकी ने करी है, तो ये वाली चेकिंग अच्छे से नहीं हुई, ये वाली चेकिंग अच्छे से नहीं हुई है। तो अब बाद में जब परचेज में फ्रॉड आया तो किस पे नाम डालना है, पिंकी बोलेगी नहीं नहीं ये चेकिंग तो राम ने करी थी, भाई इसीलिए ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ने बचा लिया, ये पिंकी तो फ्रॉड कर रही थी, ये तो पिंकी तो फ्रॉड कर रही थी, ये तो झूठा मूठा इंजाम डाल रही थी सामने वाले के पर, है ना। तो पता पड़ जाएगा भाई साहब पिंकी दीदी, ओ पिंकी दीदी ये तो आपने करी है, ये तो ऑडिट आपने करी है परचेज की चेकिंग। तो परचेज में कभी कोई गलती पहुंची तो किसके माथे पड़ना है, पता रहेगा पिंकी के माथे पड़ना है, किसके माथे पड़ा रहेगा, पिंकी के माथे पड़ना है। तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो जाती है कि ये पिंकी ने ही करी है, तो फ्यूचर में कभी भी कोई दिक्कत आई तो पिंकी के माथे पड़नी है, फ्यूचर में कभी कोई दिक्कत आई तो पिंकी के माथे पड़ना है कि तू ये वाला एरिया तूने चेक करा, इसमें तेरी गलती है भाई, इसलिए ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन लिखा था। और अपन इजीली अपने पास ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होगा ना तो अपन इजीली डायरेक्ट और सुपरवाइज कर पाएंगे टीम को, वर्क को, कि हाँ ये बंदा ये काम कर रहा है, ये बंदा ये काम कर रहा है, ये बंदा ये डॉक्यूमेंटेशन ले रहा है, ये बंदा ये गैदर कर रहा है। अपन उनको इजीली डायरेक्शन दे पाएंगे और उनके वर्क को इजीली सुपरवाइज कर पाएंगे, रिव्यू कर पाएंगे उनके वर्क को, ठीक है ना। तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन अच्छा हर जगह काम आता है। तो इसको क्या याद करना है, देखो ये 4-5 पॉइंट याद करने होते हैं, मैंने तुमको हर बार बोला मैक्सिमम 4 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 4-5 पॉइंट याद करने हैं वो मैं करा रहा हूँ, और बाकी बाकी पढ़ने सारे पॉइंट है, एमसीक्यू कहीं से भी आ सकता है, ठीक है ना। तो अब भाई वो ये एक्सटर्नल इंस्पेक्शन इंटरनल इंस्पेक्शन के लिए आ गए, तो 2 पॉइंट इंस्पेक्शन रिलेटेड ये मैंने तोड़ दिए इनको, ये वाले मैंने लिखे, ये वाली हेडिंग मैंने डाली है याद करने के लिए। तो ये 2 पॉइंट तो इधर हो गए, एक्सटर्नल इंस्पेक्शन के लिए कोई आया और इंटरनल इंस्पेक्शन के लिए कोई आया, तो हम ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन दिखा देंगे। और बाद में कोई वो पिंकी की गलती वो राम पे डाल रही है, पिंकी या पप्पू पे डाल रही है गलती, तो भाई उसमें भी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन आज बचा देगा, मतलब अकाउंटेबिलिटी तय हो जाएगी फ्यूचर के लिए कि ये काम इसने करा था, तो अकाउंटेबिलिटी तय हो गई फ्यूचर के लिए, फ्यूचर ऑडिट्स वगैरह के लिए, ठीक है ना। ये हो गया। और इंगेजमेंट टीम को मदद करेगा अगले साल, वो अगले साल जो भी इंगेजमेंट टीम काम करेगी उसको मदद करेगा प्लानिंग परफॉर्म करने में और उनको डायरेक्ट सुपरवाइज करने में, प्लानिंग परफॉर्म करने में और डायरेक्ट सुपरवाइज करने में, तो ये हेल्प हो गया, एंगेजमेंट टीम की भी मदद करेगी, ठीक है। ये 6 पॉइंट ऐसे दो करके इजीली याद हो गया, बेसिक चीजें। तो ये होगा, इसका क्वेश्चन भी आया भाई, इंपॉर्टेंट भी मैंने लिखा है भाई, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन भी आई होगा तुम्हारा, आंसर भी आई हो गया, टॉपिक भी आई कवर हो गया, इसीलिए अपने बुक्स के पेजेस मैंने बहुत प्रॉपर्ली रिड्यूस करे। तुमको बार बार ये नहीं करना पहले यार पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट बुक पढ़ी फिर अब क्वेश्चन ढूंढ रहे हो, इसके क्वेश्चन कहाँ पे क्वेश्चन बैंक में वो पढ़ रहे हो, ऐसी ऐसी फालतू की नहीं करनी, टाइम वेस्ट होता है और सही से चीजें कवर नहीं होती, इसमें तुम्हारा सब एक साथ हो जाएगा। पर्पस क्या होता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का, ऊपर तुमको नेचर एंड पर्पस मैंने दे दिया, ऊपर नेचर एंड पर्पस पढ़ाया था ना अपन ने, वो वाला बता देना, नेचर एंड पर्पस यहाँ पे आ गया अपना, पर्पस मतलब ये वाला, पर्पस ये हो गया और नेचर ये हो गया। फॉर्म एंड कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, क्या आपको ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन किस तरीके से रखनी है, किस हद तक रखनी है, उसमें क्या क्या इंक्लूड करना है, उस तरीके की चीजें, ठीक है ना। तब सबसे पहले आपको ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऐसा रखना है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऐसा रखना है कि कोई दूसरा एक्सपीरियंस ऑडिटर है, समझो समझो, एक ऑडिटर था पप्पू, एक ऑडिटर था पप्पू, एक थी पिंकी, तो एक कोई भी नॉर्मल, दोनों एक्सपीरियंस ऑडिटर थे। तो अपन यहाँ पे ऐसा रख रहे हैं कि पप्पू कोई ऑडिट कर रहा है, तो पप्पू ने जो भी ऑडिट की फाइल करी, बाद में अगर उसको पिंकी चेक करना है ना उस ऑडिट की फाइल को, पिंकी चेक करना है उस ऑडिट की फाइल को या ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को, तो उसको ये पता पड़ जाना चाहिए कि पप्पू ने कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म, ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन, ऑडिट प्रोसीजर कौन कौन से लगाए, ऑडिट एविडेंस कौन कौन से लिए, और कंक्लूजन क्या रीच हुआ, सिग्निफिकेंट मैटर को ध्यान में रख के, किसको, कंक्लूजन क्या रीच हुआ सिग्निफिकेंट मैटर के लिए, सिग्निफिकेंट मतलब भारी मैटर, कोई बहुत सिग्निफिकेंट हो, बाद में आएगा वो, ऐसे 265 के अंदर है वो, ठीक है ना। मतलब सिग्निफिकेंट मतलब एक नाम समझ में आ रहा है ना, कोई भयंकर मैटर वाला है, तो उसके लिए क्या कंक्लूजन लिया। एक एक्सपीरियंस ऑडिटर दूसरी कोई भी फाइल को देख के, मतलब आपको ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऐसे बनाने हैं कि कोई भी जब दूसरा एक्सपीरियंस ऑडिटर, हर कोई लल्लू पंजू थोड़ी ना समझ पाएगा चीजें, कोई दूसरा एक्सपीरियंस ऑडिटर जब मेरी फाइल को पढ़े तो वो सब समझ जाए, तो वो सब समझ जाए कि मैंने कौन सा ऑडिट प्रोसीजर लगाया, ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म, ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन एंड कंक्लूजन रीच्ड ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर। तो आप ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऐसे बनाओ कि सामने कोई दूसरा एक्सपीरियंस ऑडिटर है, चाहे उसकी कोई रिलेशन नहीं, इस ऑडिट का इस ऑडिटर से कोई रिलेशन नहीं, दोनों ऑडिटर अलग अलग है, इसने आज तक कभी ऑडिट देखी नहीं इसकी, पर फिर भी वो ऑडिट फाइल समझ के, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन देख के सब समझ सकता है, ऐसे बनाओ। तो ऑडिट प्रोसीजर कौन कौन से लगाए थे उस बंदे ने, ऑडिट एविडेंसेस कौन कौन से ऑब्टेन करे थे उसने, और उसके बाद कंक्लूजन क्या रीच हुआ सिग्निफिकेंट मैटर्स का, जो जो भी सिग्निफिकेंट मैटर्स आए थे उसका, जजमेंट भी क्या क्या लगाई थी टाइम पे, मतलब उस वक्त, ठीक है।
अब ऑडिट प्रोसीजर, यहाँ पे आप कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में आपको ये भी लिखना होता है ऑडिट प्रोसीजर आपने कौन कौन से लगाए ऊपर। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है? इट्स ए रिकॉर्ड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म, ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन्ड एंड कंक्लूजन रीच्ड। तो ऑडिट प्रोसेस, आपको ऑडिट प्रोसीजर के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट करना है, मतलब आपने ऑडिट प्रोसीजर किस तरीके लगाया, क्या क्या लगाया, किसने लगाया, कब लगाया, वो सब डॉक्यूमेंट करना है आपको। ये डॉक्यूमेंट करना है ऑडिट प्रोसीजर के रिलेटेड कि आपने जो भी ऑडिट प्रोसीजर लगाए, आपने जो भी ऑडिट प्रोसीजर लगाए वो किस आइटम पे लगाए, मतलब वो किस आइटम पे कौन से प्रोसीजर लगाए वो दिखाने हैं, किसने वो प्रोसीजर लगाए और किसने उन प्रोसीजर को रिव्यू करा, किसने उन प्रोसीजर को लगाया और किसने उसको उस प्रोसीजर को रिव्यू करा। मतलब आपने जो भी काम करा, प्रोसीजर मतलब क्या होता है, काम करना ना, आपने किसी आइटम को टेस्ट करा, सेल्स को चेक करा, परचेस को चेक करा, तो आपने जो ऑडिट प्रोसीजर लगाए वो किस आइटम पे लगाए, आपने ऑडिट प्रोसीजर लगाया वो किस आइटम पे लगाया, उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक था, आपको ये सब रिकॉर्ड करना है कि आपने सेल्स पे ये वाला ऑडिट प्रोसीजर लगाया, परचेस पे ये वाला लगाया। तो आपने जो भी ऑडिट प्रोसीजर लगाया वो किस इस पे उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या था, उस स्पेसिफिक आइटम का कैरेक्टरिस्टिक क्या था, किसने वो प्रोसीजर लगाया और किसने वो रिव्यू करा, डेट के साथ कि जिसने भी वो प्रोसीजर लगाया किस डेट पे लगाया, किसने उसको रिव्यू करा और किस डेट पे रिव्यू करा। तो भाई वही किस आइटम पे लगाया, किसने लगाया और किसने रिव्यू करा, किस आइटम पे लगाया, किसने लगाया और किसने रिव्यू करा, किस आइटम पे लगाया, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पेसिफिक आइटम टेस्टेड, किसने वो ऑडिट प्रोसीजर लगाया, ऑडिट वर्क किसने करा वो वाला, और किसने उसको रिव्यू करा, डेट के साथ, डेट के साथ कि इस डेट पे उसने प्रोसीजर लगाया, इस डेट पे उसको रिव्यू करा। ठीक है, तो ऑडिट प्रोसीजर में आपको ये चीजें रिकॉर्ड करनी की ऑडिट प्रोसीजर के रिलेटेड। ये भी है कि आपको सिग्निफिकेंट मैटर्स भी डॉक्यूमेंट करने हैं। मैंने बोला था ना यहाँ पे कि सिग्निफिकेंट मैटर ऑफ कंक्लूजन रीच, जो कंक्लूजन कोई भयंकर बड़े सिग्निफिकेंट, कि जो मैटर किसी का पे सिग्निफिकेंट ला रहे हैं। अभी ऐसे 265 में कुछ मैटर्स बता रहे कि इनको सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। सिग्निफिकेंट मतलब इंपॉर्टेंट, जो ज्यादा नुकसानदायक हो सकते हैं, कुछ भयंकर, यार ये तो बहुत सिग्निफिकेंट इशू है, वो वाला इनका बहुत सिग्निफिकेंट इशू है, तो जजमेंटल होते हैं कुछ, हाँ उसको लग रहा है कि यार ये बहुत सिग्निफिकेंट इशू है, यहाँ पे तो बहुत स्पेशल ध्यान देना पड़ेगा, तो ऐसे बहुत भयंकर वाले इश्यूज। तो अब कभी भी ऐसे कोई आपको सिग्निफिकेंट इशू मिले ना तो उसको भी डॉक्यूमेंट करना है, कभी भी कोई सिग्निफिकेंट मैटर मिले ना तो उसको भी डॉक्यूमेंट मिल रहा है। तो पहले जब भी आपको कोई सिग्निफिकेंट मैटर मिला, बेसिक है, आप ऑडिट कर रहे हो, आप ऑडिट कर रहे हो, तो आपको अगर कभी कोई सिग्निफिकेंट मैटर मिलेगा तो क्या करोगे, अब आपको डॉक्यूमेंट तो करोगे, सुलझाने की कोशिश करोगे, पर सबसे फर्स्ट ये होना चाहिए कुछ मिला तो जो सामने वाला मैनेजमेंट, उससे जाके पूछो ना, उससे जाके डिस्कस करो कि भाई मेरे को सिग्निफिकेंट मैटर मिला, इसका क्या करना है, ये तो तुम्हारी गलती हो रही है, यहाँ पे गलती चल रही है भयंकर वाली, या ये तो ऐसे थोड़ी ना कर रहे हो, तुम्हारी अकाउंटिंग बहुत भयंकर गलत है, तुम्हारा रेवेन्यू बिल्कुल गलत है, तुमने इंडेस या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बिल्कुल गलत लगाया, बहुत सिग्निफिकेंट है ये, तो उसको जाके उससे डिस्कस करो। तो डॉक्यूमेंट करो कि तुमने किससे डिस्कस करा, किस डेट पे डिस्कस करा, किससे डिस्कस करा, क्या डिस्कस करा और किस डेट पे डिस्कस करा, किससे किस डेट पे क्या डिस्कस करा, किससे किस डेट पे क्या डिस्कस करा। तो आपको डिस्कस करना है सिग्निफिकेंट मैटर मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी से या किसी और से भी आप एम्प्लॉय से कर रहे हो, तो क्या डिस्कस करा, कब डिस्कस करा, किसके साथ डिस्कस करा, क्या डिस्कस करा, कब डिस्कस करा, किसके साथ डिस्कस करा, व्हेन, हुम एंड व्हाट, व्हेन हुम और व्हाट, व्हेन हुम और व्हाट, कि आपने क्या डिस्कस करा सिग्निफिकेंट मैटर, किसके साथ डिस्कस करा, विथ हुम डिस्कशन किसके साथ करा, उस बंदे का नाम लिखो कि मैंने सीईओ ऑफ कंपनी का नाम ही है, उसके साथ मैंने डिस्कस करा, और कब डिस्कस करा, मैंने 5 जनवरी को ये उनके साथ डिस्कस करा था ये सिग्निफिकेंट के बारे में, ठीक है ना। हाँ, और कभी ऑडिटर को फाइनल कंक्लूजन, आपको ऑडिटर सोच रहा है कि फाइनल कंक्लूजन मेरा कुछ और है, फाइनल ऑडिटर ने कुछ कंक्लूजन डिसाइड करा दिमाग में कि मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, पर कुछ ऐसा सिग्निफिकेंट मैटर मिला जो इनकंसिस्टेंट, यार मैं तो पहले सोच रहा था, मेरा कंक्लूजन था कि यार इंटरेस्ट का एक्सपेंस इन्होंने सही से बुकिंग करी है, पर बाद में पड़ा नहीं भाई बहुत भयंकर इंटरेस्ट का बहुत सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है, मतलब बहुत इनकंसिस्टेंसी है, इंटरेस्ट सही से बुक नहीं करा, इंटरेस्ट एक्सपेंस सही से बुक नहीं करा है, तो वो भी ऑडिटर को डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा कि उसको फिर कैसे रिजोल्व करा, कि पहले ऑडिटर का कंक्लूजन लगभग कुछ और आ रहा था, पर बाद में पता पड़ा कि असली में कुछ इनकंसिस्टेंसी है, असली में ऐसा सब कुछ सही नहीं चल रहा। तो कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन मिली जो इनकंसिस्टेंट है ऑडिटर के कंक्लूजन के साथ, तो वो अगर सिग्निफिकेंट मैटर है तो उसको डॉक्यूमेंट करो कि ऑडिटर ने फिर उसको कैसे सही करा, कैसे चेकिंग करी उसके आगे। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट मैटर में जनरली क्या चेक करना है, किसके साथ क्या डिस्कस करा, किसके साथ डिस्कस करा, कब डिस्कस करा, कोई भी मतलब अगर इनकंसिस्टेंसी है, कोई भी इनकंसिस्टेंसी अगर है तो उसको कैसे रिजोल्व करा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आया हुआ है कि इंटरेस्ट कॉस्ट, एक इशू हुआ इंटरेस्ट कॉस्ट का, कंपनी ने कोई रिस्ट्रक्चरिंग कराया था, लोन रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन तो समझते होंगे कि लोन को बढ़ाया, टेन्योर बढ़ा दिया, पहले 5 साल में पे करना था 10 साल में पे करेंगे, पहले 5% इंटरेस्ट हम पे नहीं कर पा रहे, इंटरेस्ट वेव ऑफ कर दो, कोई भी रिस्ट्रक्चरिंग कराया,
तो आपको एक इंपॉर्टेंट मैटर था जो डिस्कस करा सीएफओ के साथ, और वो प्रॉपर्ली रिजॉल्व भी हो गया, प्रॉपर्ली रिजॉल्व भी हो गया। तो क्या उसको वर्किंग पेपर में डालना है, क्या उसको वर्किंग पेपर में डालना है? तो भाई ये सिग्निफिकेंट मैटर लग रहा है तो उसमें डालना है, डालना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्या डालना है कि वो, क्योंकि ये सिग्निफिकेंट मैटर क्यों कहलाएगा, क्योंकि जो इंटरेस्ट कॉस्ट है ना, ये डायरेक्टली प्रॉफिट को इंपैक्ट करेगी कंपनी के। इंटरेस्ट कॉस्ट गलत डाली, सही डाली, प्रॉफिट को इंपैक्ट करेगी ना P&L के अंदर। तो इसलिए बताओ, चाहे वो इशू रिजॉल्व भी हो गया तो भी बताओ, उसको डॉक्यूमेंट करो कि किसके साथ तुमने मैटर डिस्कस करा, किस बंदे के साथ, और किस डेट पे हो डिस्कस करा, ठीक है ना। क्या मैटर था, किस डेट बंदे के साथ डिस्कस करा और किस डेट पे करा। तो ये सिग्निफिकेंट मैटर भी तुमको डॉक्यूमेंट करना है। फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कितने रखने हैं, कि मतलब तुमको ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा रखने हैं, कम रखने हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखने हैं, या मतलब ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कैसे भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकते हैं, फिजिकल फॉर्म में भी हो सकते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, चलेगा। तो वो सब किस पे डिपेंड करेगा कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा रखने हैं, इस चीज़ को डॉक्यूमेंट करना है नहीं करना, ये वाली चीज़ डॉक्यूमेंट रखनी नहीं रखनी है, किस पे, ये कुछ फैक्टर होंगे ना कि कितने ज़्यादा कितने कम। तो वो बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। बड़ी कंपनी है, बड़ी ऑडिट चल रही है, ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन होंगे, रिस्की ऑडिट है, ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन होंगे। तुमने जो ऑडिट प्रोसीजर लगाए उससे कोई तुमको एक्सेप्शन मिला क्या, कोई एक्सेप्शन मतलब कि हाँ ये गलती मिल रही है कोई, तो ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन लगाने पड़ेंगे। तुमने किस तरह के ऑडिट प्रोसीजर लगाए उस पर डिपेंड करेगा। तुमने कौन सा एविडेंस ऑब्टेन करा, मतलब तुमको एविडेंस सफिशिएंट मिला नहीं मिला, नहीं मिला, तो उस हिसाब से भी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन डिफर करेंगे कि मेरे को ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में क्या रखना है, क्या नहीं रखना, कितने ज़्यादा रखने, कितने रखने। तो वो सब डिपेंड करेगा इस पर। तो और तुम कौन सा ऑडिट की मेथोडोलॉजी लगा रहे हो। अगर तुम ऑडिट की मेथोडोलॉजी बहुत कॉम्प्लेक्स लगा रहे हो, पहले ये करूंगा फिर ये करूंगा फिर ये करूंगा फिर ये करूंगा, तो भाई पूरा सब कुछ अच्छे से डॉक्यूमेंट करो कि ये भी डॉक्यूमेंट करो, ये भी डॉक्यूमेंट करो, ये भी डॉक्यूमेंट करो, ठीक है ना। तो सब कुछ इस पर कुछ फैक्टर पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो उसको याद देखो, ऑडिट प्रोसेस में कौन से लगाया उस पर डिपेंड करेगा। तुमने जो ऑडिट एविडेंस मिले वो कितने सिग्निफिकेंट है, वो डालने नहीं डालने ऑडिट फाइल में, उस पर डिपेंड करेगा। तुमको ये भी है कि कंक्लूजन क्या फाइनली रीच हुआ, तुमका बेसिस क्या था कंक्लूजन का। तुमने जो डॉक्यूमेंट, तुमने जो कंक्लूजन मिला ना, कंक्लूजन तुमने फाइनल बोला कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है गलत है, तुमने कोई कंक्लूजन दिया, तो उसका बेसिस क्या था, उसका बेसिस क्या था उस कंक्लूजन का, तो वो भी आपको डॉक्यूमेंटेशन में रखना पड़ेगा। तो इसको अगर याद कराना हो तो ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म, ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन एंड कंक्लूजन रीच्ड, ये मैंने जमाया याद करने के लिए, ठीक है। ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म, ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन एंड कंक्लूजन रीच्ड, ये किसकी डेफिनेशन थी, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की। तो इससे याद हो जाएगा ये, ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म, ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन एंड कंक्लूजन रीच्ड, ठीक है। और साथ में उसके बाद अब इसको कि एंटिटी में साइज कितनी है, कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, जिसकी ऑडिट कर रहे हैं वो कितनी बड़ी एंटिटी है, कितनी कॉम्प्लेक्स एंटिटी है, उस हिसाब से ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रखेंगे। उसमें क्या आपको रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट या फिर कोई एक्सेप्शन मिला क्या, कोई गलती दूसरी मिली है क्या, और उसमें रिस्क कितनी है, उसमें कोई गलती मिली है क्या। ऑडिट मेथोडोलॉजी, आपका मेथड क्या था, आपने टूल्स क्या क्या यूज लिए ऑडिट करने के लिए, मैंने एक्सेल यूज लिया, कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर यूज लिया ऑडिट करने के लिए, तो वो भी चीजें डॉक्यूमेंटेशन में डालो। तो ये हो गया, टाइमली प्रिपेयर कर लेना ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। तो आप जिस एंटिटी की ऑडिट कर रहे हो उसमें रिस्क कितनी है, उस हिसाब से ऑडिट मेथड लगाओ। आप जिस एंटिटी की ऑडिट कर रहे हो, मतलब बड़ी एंटिटी छोटी एंटिटी है, उसमें रिस्क कितनी है, आप जिस भी एंटिटी की ऑडिट कर रहे हो बड़ी छोटी एंटिटी की, उसमें देखो कि उसमें रिस्क कितनी है। उसमें क्या देखना है कि उस एंटिटी में रिलायंस की ऑडिट कर रहे हो, तो आप जिस भी रिलायंस बड़ी एंटिटी है तो रिलायंस की ऑडिट कर रहे हो, तो उसमें रिस्क कितनी है, उसमें रिस्क कितनी है। तो जिस हिसाब से रिस्क होगी उस हिसाब से मैं ऑडिट प्रोसीजर लगाऊंगा, उस हिसाब से मैं ऑडिट प्रोसीजर लगाऊंगा। तो आप जिस एंटिटी की ऑडिट कर रहे हो, आप जिस एंटिटी की ऑडिट कर रहे हो उसमें रिस्क कितनी है, उसमें रिस्क कितनी है, उस हिसाब से मैं ऑडिट मेथड लगाऊंगा, उस हिसाब से मैं ऑडिट मेथड लगाऊंगा। ये याद करने का हो गया। देखो वैसे तो मैं तुमको इन फास्ट ट्रैक बैच वगैरह के अंदर ट्रिक्स याद कराता जा रहा हूँ, पर ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट में बार बार रिवाइज नहीं करा पाऊंगा ना इसको। और इवन कुछ लोग होता है तो समझ तो हम एक बार में जाते हैं, पर याद करने के लिए कुछ अलग अलग चीजें वापस ही होती, रिवाइज याद बार बार करना। उसके लिए मैं एक बहुत ही जल्दी ऑडिट की निमोनिक एंड ट्रिक रेक्टिफिकेशन क्लास लाने वाला हूं, जिसके अंदर आपको बाद में, अगर शायद आप देख रहे हो जब तक आ गई हो, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम चैनल मेनली कर देना, यहाँ से टेलीग्राम चैनल, उसमें अपडेट देता रहूंगा। तो वो क्लास आ जाएगी फटाफट से, जिसमें केवल ट्रिक निमोनिक वगैरह अपन रिवाइज करेंगे। आपको नीचे देख लेना, अभी आगे आ गई हो तो नीचे लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसमें केवल अपन याद करेंगे बाद में जितनी भी ट्रिक्स वगैरह है सब कुछ। ऐसे जैसे ये ट्रिक है तो उसको बार बार केवल याद करेंगे उन क्लास में अपन। तो अब ये देखो, ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म, ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन एंड कंक्लूजन रीच्ड, ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म, ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन कंक्लूजन रीच्ड, ये इसको एक पॉइंट ऐसे हो गया। आप जिस भी एंटिटी की, बड़ी छोटी एंटिटी की ऑडिट कर रहे हो वो कितनी रिस्की है, वो कितनी रिस्की है, उस हिसाब से ऑडिट मेथडोलॉजी लगाओ। आप जिस भी एंटिटी की ऑडिट कर रहे हो, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंटिटी वो कितनी रिस्की है, मतलब रिस्क को मटेरियल स्टेटमेंट एक्सेप्शन, उस हिसाब से ऑडिट मेथडोलॉजी लगाओ।
टाइमली प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, मैंने तुमको कहा ना, जब जब ऑडिट का ऊपर बताया था, एक ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होता है, एक ऑडिट फाइल होता है, तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन टाइमली लेते रहो, टाइमली प्रिपेयर करते रहो, जब जब काम कर रहे हो लेते रहो लेते रहो लेते रहो। तो ऑडिट शुरू होने के पहले, ऑडिट शुरू होने के पहले मतलब ऑडिट के साथ साथ जब आपने रिपोर्ट, एक देखो ऑडिट चलती जा रही है, ऑडिट चलती जा रही है, अब रिपोर्ट आप यहाँ पे इशू कर रहे हो, ऑडिट की रिपोर्ट यहाँ पे इशू कर रहे हो, ऑडिट रिपोर्टर अपनी रिपोर्ट यहाँ पे इशू कर रहा है कि ये गलतियां है या गलतियां नहीं है। तो अब देखो, आपने जितनी भी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन हमेशा टाइमली बेसिस पे लेनी है, क्या करनी है, टाइमली बेसिस पे बनाते रहो। अब टाइमली बेसिस को डिफाइन नहीं है कहीं पे कि टाइमली क्या होता है, पर वही जितना जल्दी हो सके सही टाइम पे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बनाते रहो। पर इतना है कि जो भी रिपोर्ट, जो भी डॉक्यूमेंटेशन रिपोर्ट इशू होने के पहले, रिपोर्ट इशू होने के पहले आपने जो जो डॉक्यूमेंटेशन ले लिए ना, वो ज़्यादा रिलायबल होंगे, वो ज़्यादा रिलायबल होंगे। और जो डॉक्यूमेंटेशन आपने रिपोर्ट इशू होने के बाद में लिया, वो डॉक्यूमेंटेशन आपने रिपोर्ट इशू के बाद में लिया, वो कम रिलायबल होंगे, वो कम रिलायबल होंगे। मतलब यहाँ पे जो लिया वो लेस रिलायबल है, यहाँ पे जो लिए डॉक्यूमेंटेशन वो लेस रिलायबल है। ठीक है, फिर फाइनली जो भी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन आपने लिए है यहाँ से लेके यहाँ तक या जो भी, उसकी फाइल में उसको बस फाइल प्रॉपर्ली अरेंज कर लो, उसको फाइल में प्रॉपर्ली अरेंज कर लो। वो तो आप रिपोर्ट से 60 डेज के अंदर अंदर भी कर सकते हो, रिपोर्ट से 60 डेज के अंदर अंदर भी कर सकते हो। और ये वाला अपन को यहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट इशू होने के पहले अपन को जनरली रिलायबल क्यों होंगे, क्यों ऑडिट रिपोर्ट इशू होने के पहले अपन को डॉक्यूमेंटेशन जनरली कर लेना होता है। मेन रीजन क्या है इसका, मेन रीजन है जब अपन ऑडिट रिपोर्ट इशू करेंगे ना, उसके पहले एक बार ये जो डॉक्यूमेंटेशन इकट्ठे करे इतने सारे, इतना डॉक्यूमेंटेशन, उसको एक बार ध्यान से वापस से पढ़ लेंगे, कहीं पे कुछ छूट तो नहीं गया, कुछ रह तो नहीं गया, कुछ दिमाग में नहीं आया हो तो वापस से एनालाइज कर लेते हैं, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के उसको रिव्यू कर लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन को, उस हिसाब से फाइनल रिपोर्ट इशू कर देंगे। हाँ भाई हम सेटिस्फाई है, कंपनी में कुछ गलती है या गलती नहीं है, जो भी केस हो, तो उस हिसाब से हम रिपोर्ट इशू कर देंगे, मतलब डॉक्यूमेंटेशन को एक बार रिव्यू कर लेंगे ध्यान से। तो ये देखो, जनरल टाइमली बेसिस पे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन लेना पड़ता है, और ऑडिट रिपोर्ट इशू होने के पहले ही आपको एक बार डॉक्यूमेंटेशन बना लो और उसको रिव्यू कर लो, डॉक्यूमेंटेशन बना के उसको रिव्यू कर लो, ताकि आपको पता पड़ जाएगा कौन कौन से ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करे और क्या कंक्लूजन अपन को देना है। कि डॉक्यूमेंटेशन से पता पड़ गया ना कि यही एविडेंस हमको मिले और क्या कंक्लूजन अपन को देना है, तो अच्छी क्वालिटी अच्छी हो जाती है ऑडिट की, उससे क्वालिटी अच्छी हो जाती है। और यही अगर आपने कोई आफ्टर द मतलब ऑडिट के डॉक्यूमेंटेशन आपने बाद में लिए, काम करने के बाद लिए, कि आपका ऑडिट वर्क हो गया उसके बाद आप डॉक्यूमेंटेशन ले रहे हो, या फिर ऑडिट की रिपोर्ट इशू कर दी उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन ले रहे हो, तो वो लेस एक्यूरेट होंगे, वो लेस एक्यूरेट लेंगे। तो आप जब जब जो जो काम करते जा रहे हो, जब जब कि मैं अभी सेल चेक कर रहा हूँ, जो परचेस चेक कर रहा हूँ, तो जब जब जो जो काम कर रहे हो उसको उसका डॉक्यूमेंटेशन लेते रहो। ठीक है, अब ऑडिट फाइल क्या होता है बताया था ऊपर, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होता है, ऑडिट फाइल होता है। तो ऑडिट फाइल वही किसी एक पर्टिकुलर एंगेजमेंट, रिलायंस की ऑडिट कर रहे हो तो किसी एक पर्टिकुलर एंगेजमेंट की ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, जितने भी रिलायंस की ऑडिट करते हो अपन ने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन लेते गए लेते गए लेते गए ना, अब उसकी एक प्रॉपर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की एक फाइल बना लो, फोल्डर एक तरीके से। तो वन और मोर फोल्डर और अदर स्टोरेज, या तो फिजिकल हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है, दोनों चलेगा। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन भी फिजिकल या इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है, कि कंप्यूटर में स्कैन्ड कॉपी है तो भी चलेगा, या फिजिकल भी चलेगा। सो वन और मोर फोल्डर और अदर स्टोरेज, अदर किसी भी तरह से स्टोर कर सकते हो उसको, फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अपन ने रखा। क्या होता है ये, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ स्पेसिफिक एंगेजमेंट, किसी एक रिलायंस लिमिटेड की अपन ऑडिट कर रहे थे, तो एक स्पेसिफिक रिलायंस एंगेजमेंट की, रिलायंस की ऑडिट की ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एक फोल्डर में, एक या एक से ज्यादा फोल्डर में। ऑडिट फाइल और डॉक्यूमेंटेशन में क्या लिंक होता है बताया ना, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन अपन टाइम टू टाइम लेते हैं, उसके बाद उसका ऑडिट फाइल बना देते हैं बस। सो ऑडिट फाइल कंप्राइज ऑफ डॉक्यूमेंटेशन ऑफ स्पेसिफिक एंगेजमेंट, ठीक है ना। तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन तो अपन लेते जा रहे हैं, और ऑडिट फाइल जो होती है ना, ऑडिट फाइल अपन ने पहले ही पूरी ऑडिट यहाँ पे कर ली, रिपोर्ट इशू होने के पहले, रिपोर्ट इशू होने के पहले ही अपन ने पूरी ऑडिट तो यहाँ पे कर ली थी ना, रिपोर्ट तो यहाँ पे इशू हुई है, अपन ने ऑडिट यहाँ पे ही पूरी कर ली, डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे ही पूरे ले लिए, ऑडिट भी कर ली, डॉक्यूमेंटेशन भी यहाँ पे ले लिए। तो जितने भी ऑडिट प्रोसीजर लगाने थे सब कुछ यहाँ पे कर लिया, जितने भी ऑडिट प्रोसीजर, चेकिंग, एनालाइजिंग वगैरह जितना दिमाग वाला था, फ्रॉड ढूंढना, एरर ढूंढना, मिस्टेक ढूंढना, सब अपन यहाँ कर चुके हैं। अब ऑडिट फाइल तो क्या है, एक बस पेपर को जमाना, पेपर को जमाना, मतलब एक तरह से तुमने काम, ऑडिट, अभी तुम ऑडिट पढ़ रहे हो, अभी तुम ऑडिट पढ़ रहे हो सकता है तुम आईसीआई मॉड्यूल से पढ़ रहे हो, वो पढ़ रहे हो, मेरी बुक से पढ़ रहे हो, कहीं से कुछ और कुछ पढ़ रहे हो, सब कुछ, तो तुम पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए, अब फाइनली तुम्हारा हो गया सब कुछ, अब तुम कुछ पढ़ना नहीं चाह रहे, अब तुम्हारा यहाँ पे खत्म हो गया, मैं ऑडिट पढ़ के शांत हूँ, अब बस तुम पेपर्स को जमा रहे हो, तुमने कहाँ पे कौन कौन से नोट्स बनाए, क्या क्या बनाए, उनको जमाना, एक ऑडिट फाइल में सारी चीजें जोड़ना, कि मैंने ये पहले लगाता हूँ, ये बाद में लगाता हूँ, फिर इसको ऊपर लगाता हूँ, तो वो एक केवल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है। ऑडिट फाइल को बनाना, ऑडिट फाइल को बनाना
केवल एक एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है। क्या वर्क है भाई वो? केवल एक एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब जिसमें कहीं आपको नए ऑडिट प्रोसीजर नहीं लगाने, नई चेकिंग नहीं करनी, नया एनालिसिस नहीं करना कि नई तरीके से ढूंढूंगा, नए तरीके का प्रोसीजर लगा के नई फ्रॉड दूंगा, नई मिस स्टेटमेंट ढूंढूंगा, वो सब नहीं करना। आपको बस जो आपके पास ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है उसको फाइल जमानी है, बस एक एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, क्लेरिकल वर्क, कि बस उसको जमा लो, फाइल को ये ऊपर लगा लो, नीचे लगा लो, ये का पन्ना काम का नहीं, इसको फाड़ दो, इसी के दूसरा पन्ना लगा दो, वो सब। तो वही असेंबल ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट फाइल, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑडिट फाइल का अपन को असेंबल करना होता है। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है जो टाइमली बेसिस पे कर सकते हैं आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट इश्यू के बाद भी कर सकते हैं, जैसे विद इन 60 डेज अपन कर सकते हैं। असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल, वही ऑडिट फाइल की असेंबली आपको कब करनी है? विथ इन द 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। मतलब जनरली ऐसा बोला है एसक्यूसी 1 में, ये किसमें गिवन है ध्यान रखना कि 60 डेज वाली टाइम लिमिट किधर गिवन है, ये ऐसे 230 में गिवन नहीं है, एमसीक्यू आए तो ये 60 डेज वाली टाइम लिमिट एसक्यूसी 1 में गिवन है, अपन पढ़ चुके हैं, ये पढ़ चुके हैं एसक्यूसी 1 में। तो विथ इन द 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, तो एसक्यूसी 1 दो चीज बोलता है, एसक्यूसी 1 दो चीज बोलता है कि एक तो आप टाइमली बेसिस पे ऑडिट के डॉक्यूमेंटेशन बना लो, टाइमली बेसिस पर डॉक्यूमेंट, फिर नीचे वाली लाइन में बोल देता है कि एटलीस्ट कम से कम विथ इन 60 डेज फ्रॉम डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट तो आप कंप्लीट कर ही लेना। टाइमली बेसिस पे बना लो, मतलब जितना जल्दी हो सके उतना कर लो, और या फिर 60 डेज के अंदर अंदर तो कर ही देना। एक और चीज एसक्यूसी बोलता है कब तक इसको संभाल के रखना है, फ्रॉम 7 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ इशू ऑफ ऑडिट रिपोर्ट और ग्रुप ऑडिट रिपोर्ट विच एवर इज लेटर। पढ़ा था अपन ने ये वाला कि 7 साल तक ऑडिट रिपोर्ट के इशू होने के 7 साल तक आपको उसको संभाल के रखना है। तो वही एसक्यूसी 1 क्या बोलता है भाई, एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव काम है इसको जमाना, और एसक्यूसी 1 बोलता है कि एक पॉलिसी एंड प्रोसीजर बना के रखो, पॉलिसी एंड प्रोसीजर बना के रखो कि आपको ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कब तक जमा लेने हैं, सब कब तक फाइल बना लेनी है, फाइल बना टाइमली बेसिस पे बना लेनी है, टाइमली बेसिस पे आपको बना लेनी है फाइल, एटलीस्ट नॉट मोर देन 60 डेज फ्रॉम डेट ऑफ इशू ऑडिट रिपोर्ट, जब से ऑडिट रिपोर्ट इशू करी जब से उसके विद इन 60 डेज तो बना ही लेना। मिनिमम 7 ईयर तक आपको उसको रिटेन करना ही करना है, उस ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को फाड़ के फेंक मत देना, आपको उसको फाइल को अब जब और की ऑडिट रिपोर्ट इशू हो गई उसके 7 साल तक जमा के रखना ही रखना है, फ्रॉम डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट या फिर ग्रुप ऑडिटर की जो भी रिपोर्ट मिली, विच एवर इज लेटर। ये केवल एक एडमिनिस्ट्रेटिव काम होता है ऑडिट फाइल को जमाना, इसमें कोई नए प्रोसीजर, नया एनालिसिस, नया कंक्लूजन नहीं देना होता, बस एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है, ठीक है। तो जब भी आप कोई ऑडिट प्रोसीजर लगा रहे हो, मतलब जब भी आप फाइल को जमा रहे हो, तब उस वक्त आप देखना कोई भी चीज़ डिलीट या फिर डिस्कार्ड मत करना, कि एक बार जब आपकी ऑडिट फाइल कंप्लीट हो गई, मतलब एक बार जब आपकी ऑडिट फाइल कंप्लीट हो गई, आफ्टर द असेंबली ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल एंड कंप्लीटेड इज बीन कंप्लीटेड, ऑडिटर अब कुछ भी उसमें से डिलीट वगैरह नहीं करेगा 7 साल तक। मतलब आपने जो एक बार ऑडिट फाइल बना ली, ऑडिट फाइल की हाँ भाई आज के दिन मेरी ऑडिट फाइल बना ली, अब वो कंप्लीट कैसे होती है, ऑडिट फाइल का भी एक साइन ऑफ होता है, ऑडिट फाइल मैंने वहाँ पे सीए साइन करेगा, वहाँ पे जो उसका एंगेजमेंट, वो जो भी इंगेजमेंट पार्टनर था, कि आज के दिन 5 अगस्त 2025 के दिन मैंने ये ऑडिट फाइल बना ली, मैंने ऑडिट फाइल को फाइनली कंप्लीट कर ली, तो साइन ऑफ होता है ऑडिट फाइल को, उसको बोलते हैं साइन ऑफ। तो जिस दिन आपका ये साइन ऑफ हो गया कि आज के दिन आपने ऑडिट फाइल पूरी बना ली, ऑडिट फाइल आपकी असेंबल प्रॉपर्ली हो गई है, उसके बाद में से आप उससे कोई चीज़ें डिलीट वगैरह मत मारना, कोई चीज़ निकालना मत, उसके लिए फिर स्पेशल अप्रूवल लगती है कुछ, मतलब वो पार्टनर को देनी पड़ती है कि आप ये क्यों कर रहे हो, इस कैसे कर रहे हो, वो सब कुछ होगा बाद में आएगा, ठीक है। तो एक बार आपकी ऑडिट फाइल बन गई उसके बाद कुछ भी उसमें डिलीट डिस्कार्ड मत करना, पर आप उसमें से छोटे मोटे चेंजेस कर सकते हो। मतलब आप जब भी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट फाइल बना रहे हो ना, उसमें से ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन से ऑडिट फाइल बनती है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन से ऑडिट फाइल बनती है, तो छोटे मोटे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में आप चेंजेस कर सकते हो। क्या चेंजेस कर सकते हो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में? फाइल बनाते वक्त जो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के चेंजेस होते हो कर सकते हो। मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के चेंजेस मतलब आप उस ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हो कि मैंने पहला कोई एविडेंस लिया था, पर वो पुराना था, उसके बाद मैंने नया प्रोसीजर करके नया एविडेंस ले चुका हूं, नया प्रोसीजर करना, तो ये एविडेंस को आप हटा दो, ये एविडेंस को आप डिलीट करके इसकी जगह न्यू एविडेंस डाल सकते हो। मतलब कोई पुराना काम था उसको कुछ नहीं करना। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे साइन ऑफ, मैंने ऑडिट फाइल किस दिन साइन ऑफ करी वो भी तो मुझे डालना पड़ेगा ना, तो कुछ क्लेरिकल एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के मैं कर सकता हूँ, मैं उसकी सोर्टिंग कर सकता हूँ। पहले मैंने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में ये वाला पेपर 5 नंबर पे डाला था, 5th नंबर पे भेजा, अब मैं इसको उठा के 1st नंबर पे डाल देता हूँ।
तो कोई दिमाग वाला काम नहीं कर रहा, इससे कोई मेरा ऑडिट प्रोसीजर चेंज हो गया, कंफ्यूजन चेंज हो गया। बट एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के चेंजेस, जो क्लेरिकल नेचर के, इसको ऊपर रख दिया, इसको नीचे रख दिया, इसकी जगह कोई दूसरा लगा दिया, ये मैं छोटा मोटा काम कर सकता हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का। तो जनरली मैं चेंजेस नहीं कर सकता, डिलीट डिस्कार्ड नहीं कर सकता किसी चीज को, पर कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के चेंजेस कर सकते हैं, जैसे डीडीएसएस, 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 डिलीट और डिस्कार्ड सुपरसीडेड डॉक्यूमेंटेशन की। एक पुराना ऑडिट एविडेंस की जगह मैंने नया ऑडिट एविडेंसेस रख दिया, मतलब वही ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। तो डिलीट डिस्कार्ड कर दिया, पुराना वाला तो डिलीट करके नया वाला लगा दिया, डिलीट डिस्कार्ड। डॉक्यूमेंटिंग ऑडिट एविडेंसेस दैट हैज बीन डिस्कस ऑब्टेन डिस्कस विद एग्रीड विद द रिलेवेंट मेंबर बिफोर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट इशू होने के पहले अगर मुझे कोई दूसरा एविडेंस मिला तो दूसरा एविडेंस भी डाल दिया। मतलब ये तो ऑडिट रिपोर्ट इशू होने के पहले मिल गया ना, ऑडिट रिपोर्ट के पहले मिल गया, तो वो भी मैं घुसा सकता हूँ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऑडिट फाइल के अंदर, ठीक है। तो एक तो डिलीट डिस्कार्ड नहीं कर सकता, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन ऑडिट रिपोर्ट इशू होने के पहले मुझे मिला वो डाल सकता हूँ। एस सोर्टिंग कॉलेटिंग वगैरह कर सकता हूँ, क्या इसको इधर सोर्ट करके रख दिया, इसको इधर कर दिया, इसकी रेफरेंसिंग दे दी, इसके बाद 5वां नंबर रेफर करो, उसके बाद 6वां नंबर। सोर्ट नहीं होता, पेपर को सोर्ट करना, इसको इधर जमाना, इसको उधर जमाना, वो मैं कर सकता हूँ। साइनिंग ऑफ कंप्लीशन चेकलिस्ट, फाइनल एक कंप्लीशन, क्या मैंने ये असेंबली फाइल कंप्लीट कर ली, साइन ऑफ, वो तो कर ही सकता हूँ ना मैं इसके अंदर फाइनल, जब ऑडिट फाइल कंप्लीट हो रही है। तो अब केवल एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के चेंजेस कर सकते हो, बाकी एक बार ऑडिट फाइल बन गई तो वो चेंज जनरली नहीं होगी कभी भी। बाकी डीडीएसएस, डिलीटिंग डिस्कार्डिंग डॉक्यूमेंटेशन, जो पहले मिल गया आपको एविडेंस असेंबली फाइल ऑडिट रिपोर्ट के पहले, डीडीएसएस, एसएस साइन ऑफ एसएस सॉर्टिंग, एसएस साइन ऑफ एसएस सॉर्टिंग, ठीक है, ये हो गया। एसक्यूसी वन टाइम लिमिट वगैरह हो गई। एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के होते हैं, जनरली डिलीट डिस्कार्ड नहीं कर सकते, पर कुछ चेंजेस अपन कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के, डीडीएसएस। ऑडिट रिपोर्ट आपने 15 जुलाई को इशू करी, However, ऑडिट डॉक्यूमेंट ऑडिट वर्क नॉट बीन प्रॉपर्ली असेंबल, पर अभी तक ऑडिट वर्क ऑडिट वर्किंग पेपर अभी तक, मतलब ऑडिट के डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर्ली अभी तक लिए नहीं, अपन असेंबल नहीं करे, 6 महीने से भी ज़्यादा हो गए, तो भाई पागल है ना ये। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन तो जब जब आप काम करते जा रहे हो, जब जब लेते रहो। वर्किंग पेपर क्या होता है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होता है, ऑडिट वर्किंग पेपर। आप जब जब काम करते आ रहे हो, जब जब ले लेने चाहिए टाइमली बेसिस पे। जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन आपने ऑडिट रिपोर्ट के बाद लिए या काम करने के बाद लिए, कि आपका वर्क परफॉर्म हो चुका है उसके बाद आप ले रहे हो, वो रिलायबल ज़्यादा नहीं होते। और इवन ऑडिट फाइल भी 60 दिन के अंदर अंदर बना लेनी होती है। तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन टाइमली भी ले लेने होते हैं, जब परफॉर्म के बाद आप ले रहे हो, काम करने के बाद ले रहे हो, तो लेस एक्यूरेट होंगे, बेसिक चीज़ें। डॉक्यूमेंटिंग सिग्निफिकेंट मैटर एंड सिग्निफिकेंट जजमेंट, मैंने ऊपर बोला था कि अपन को हमेशा सिग्निफिकेंट मैटर भी डॉक्यूमेंट करने होते हैं। डॉक्यूमेंट सिग्निफिकेंट मैटर, कि वो सिग्निफिकेंट मैटर किससे डिस्कस करे, क्या डिस्कस करा और किस डेट पे डिस्कस करा, और कोई इनकंसिस्टेंसी थी तो कैसे होगा। तो अब सिग्निफिकेंट मैटर अपन को डॉक्यूमेंट करने होते हैं, ठीक है ना। और अपन ये भी पढ़ा था कि जब अपन को ऑडिट का डॉक्यूमेंटेशन ऐसा बनाना है, ऑडिट का डॉक्यूमेंटेशन ऐसा बनाना है कि कोई भी सामने वाला एक्सपीरियंस ऑडिटर आके, जिसका कोई रिलेशन नहीं है इस ऑडिट के साथ, इस ऑडिट के साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो भी वो इसको ऑडिट को पढ़े ना, इस डॉक्यूमेंटेशन को, तो सब समझ जाए कि ऑडिट प्रोसीजर कौन से का लगा है, एविडेंस कौन से ऑब्टेन करे, और जो कंक्लूजन था सिग्निफिकेंट मैटर के लिए वो क्या आया। तो सिग्निफिकेंट मैटर के लिए तो वो डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा ना। तो एक्सपीरियंस बंदे को भी समझ में आ जाएगी सिग्निफिकेंट मैटर और प्रोफेशनल जजमेंट क्या क्या लगाई थी। तो इसके एग्जाम्पल क्या होंगे सिग्निफिकेंट मैटर के, सिग्निफिकेंट मैटर के एग्जांपल क्या होंगे कि कोई भी ऐसा मेरे को ऑडिट प्रोसीजर लगाने के बाद कोई ऐसा रिजल्ट मिला, मतलब मैंने ऑडिट प्रोसीजर लगाया, उसके बाद मुझे ऐसा रिजल्ट मिला कि भाई आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिस स्टेटेड है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत बड़ी गलती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत बड़ी गलती है। या फिर पहले जो मैंने रिस्क सोची थी कि यार रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट जो मैंने असेस करा था, पहले तो कम लग रहा था मुझे, इतना नहीं है, पर रिवाइज करना पड़ा मुझे कि नहीं भाई रिस्क तो बहुत ज्यादा है, मुझे रिवाइज करना पड़ा, रिस्क तो बहुत ज़्यादा है। तो मुझे क्या लगा, या तो एफएस, मुझे और प्रोसेस लगाने का पता पड़ा तो एफएस बहुत ज़्यादा मटेरियल मिसस्टेटेड है, या फिर रिस्क बहुत ज़्यादा है। पहले मेरा जो असेसमेंट था रिस्क का, कि पहले मैंने सोचा था रिस्क की कम है, पर अब पता पड़ा रिस्क की बहुत ज़्यादा है। कोई भी मुझे सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी आ रही है, ये होगा ऐसे 265 के अंदर आएगा। सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी का क्या मतलब है, मतलब ऑडिट में सही से कर नहीं पा रहा हूँ, मैनेजमेंट मुझे डाटा नहीं दे रहा है, टाइम पे इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, तो वो भी बहुत सिग्निफिकेंट मैटर हो गया। तो कौन कौन सी चीज़ों की वजह से मेरे को सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी आ रही है, जिस वजह से मैं ऑडिट परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूं, वो भी मुझे डॉक्यूमेंट करना है। कोई ऐसी फाइंडिंग, मेरे को ऐसी कोई गलती मिली, मुझे ऐसी कोई गलती मिली जिसकी वजह से मुझे अब ऑडिट रिपोर्ट को मॉडिफाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। या तो ऑडिट रिपोर्ट को मॉडिफाई करना पड़ेगा, या फिर ईओएम ओएम पेरा डालना पड़ेगा, इम्पेसिस ऑन मैटर पेरा। ये क्या होता है सर, ईओएम पेरा, बस इसको अंडरलाइन करके रख लो, ए से 700 की सीरीज पढ़ेंगे ना तब तुमको पता पड़ जाएगा ईओएम पेरा क्या होता है। बस मॉडिफिकेशन जैसा होता है, बस मान लो कि कोई गलती है या उसको ऐसा कुछ है तो उसको अलग से डालना पड़ता है।
पर वो बाद में समझाएंगे, इसको कोई टेंशन ना है, बाद में आएगा पूरा ऐसे इसके ऊपर यूएम पेरा पे। तो एग्जांपल क्या होते हैं सिग्निफिकेंट मैटर के, कैसे याद करना है सर इसको भाई, एफएस में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, फिर भी मुझे ऑडिट करने में सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी आ रही है। भाई मुझे पता है एफएस बहुत मटेरियली मिसस्टेटेड है, फिर भी ये लोग मुझे डाटा वगैरह नहीं दे रहे ऑडिट सही करने के लिए, मतलब मुझे बहुत सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी आ रही है ऑडिट करने में। भाई एफएस में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, फिर भी मुझे ऑडिट करने में बहुत सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी आ रही है, मुझे डाटा नहीं दे रहे, मैं तो मॉडिफाई कर दूंगा रिपोर्ट। क्या भाई क्या क्या बोलना है? सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी क्या होती है? तुमसे पूछ ले कोई डॉक्यूमेंटेशन में सिग्निफिकेंट मैटर में क्या क्या रखना है, तो बोलेगा भाई सिग्निफिकेंट मैटर में बात ऐसी है कि मुझे पता है एफएस में मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, एफएस में एमएम है, रोमम मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, फिर भी मुझे डाटा नहीं दे रहे, मतलब मुझे बहुत डिफिकल्टी आ रही है ऑडिट करने में। एफएस में मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, फिर भी मुझे सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी आ रही है ऑडिट करने में, तो ये ऑडिट मेरे से नहीं हो पाएगी, मैं तो मॉडिफाई कर दूंगा रिपोर्ट को। तो एफएस में मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, मटेरियल मिस स्टेटमेंट दो तरह के, मटेरियल मिस स्टेटेड या फिर रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। तो एफएस में मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, फिर भी मुझे सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी आ रही है ऑडिट करने में, मेरे से ऑडिट नहीं होगी, मैं तो ये मॉडिफाई कर दूंगा रिपोर्ट, ऐसे इसको याद करना है, ठीक है ना। चलो, और सिग्निफिकेंट जजमेंट ठीक है, कंपेरेटिवली कम इंपॉर्टेंट है, वैसे तो क्वेश्चन तो है ही, क्वेश्चन में दोनों था, पर ठीक है। सिग्निफिकेंट जजमेंट क्या होता है? जो भी प्रोफेशनल जजमेंट ऑडिटर को अपन ने पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 था अपनी बुक के हिसाब से, और मॉड्यूल के हिसाब से 3 था, इंटरनल कंट्रोल वाला जो चैप्टर है, इसमें अपन ने ऐसे 315 पढ़ा था। उसके अंदर मैंने तुमको बताया था जजमेंट वाला, कि ऑडिटर को हर जगह कुछ ना कुछ जजमेंट लगानी पड़ती है, बताया था ना पूरा डिटेल में जजमेंट क्या कहाँ कहाँ लगानी होती है, कि ऑडिटर हर चीज़ बिल्कुल एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर सकता, कहीं कहीं पे उसको अपनी जजमेंट लगानी पड़ती है, कि यहाँ पे रिस्क कम है, यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है, यहाँ पे मटेरियल मिसस्टेटमेंट कम है, यहाँ पे मटेरियलिटी कम है, ज़्यादा है, कुछ चीज़ें जजमेंट लगानी पड़ती है, कि फ्यूचर में एस्टिमेशन कहीं पे करना पड़ता है, कि इस मशीन की लाइफ 2 साल है, 5 साल है, 10 साल है, कुछ एस्टिमेशन लगानी पड़ रही है, तो उसको हमेशा जजमेंट लगानी पड़ती है कुछ चीज़ों की। तो जजमेंट लगाने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन उसको कंसीडर करनी पड़ती है। तो आपने जहाँ जहाँ पे भी सिग्निफिकेंट जजमेंट लगाई, और जो इन्फॉर्मेशन आपने कंसीडर करी, कि जजमेंट लगाने के लिए आपने कुछ इन्फॉर्मेशन कंसीडर करी ना, कि यार मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है, तो इस हिसाब से फाइनली ये मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, आपने कुछ जजमेंट लगाई, तो आपने कुछ इन्फॉर्मेशन कंसीडर करके जजमेंट लगाया, तो वो भी डॉक्यूमेंट करो, कि हो सकता है, क्योंकि जजमेंट बहुत रिस्की होती है, आपने एस्टिमेट करा था, एक नॉर्मल एस्टिमेशन लिया कि इस मशीन की लाइफ 5 साल है, असली में तो 2 साल ही निकली, तो आप तो डेप्रिसिएशन को 5 साल तक लगातार खींचते जा रहे थे, 2 साल में खत्म हो जाना चाहिए था वो, तो वो रिस्की होता है, तो सिग्निफिकेंट होता है कुछ। तो आपने कहाँ पे सिग्निफिकेंट जजमेंट लगाई है वो, तो ऑडिटर को शैल कंसीडर सर्टेन इन्फॉर्मेशन, जब भी ऑडिटर को कुछ कंक्लूजन देना होता है ना, तो शैल कंसीडर, उसको कुछ इन्फॉर्मेशन कंसीडर करनी पड़ती है दिमाग लगा के, रैशनल बेसिस पे, ठीक है ना, रैशनल बेसिस पे। जैसे कोई भी सब्जेक्टिव जजमेंट हो, जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेके मैंने जजमेंट दी, इन्फॉर्मेशन पहले देखी उसके बाद जजमेंट दी, तो शैल कंसीडर सर्टेन इन्फॉर्मेशन, उसके बाद मैंने सब्जेक्टिव जजमेंट दी, उसके बाद मैंने सब्जेक्टिव जजमेंट दी। ये देखो, रीजनेबलनेस ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टीमेट, कि मैंने एस्टिमेट करा था कि ये मशीन की लाइफ 5 साल है, 2 साल है, या मैनेजमेंट ने एस्टिमेट करा था इस मशीन की लाइफ 5 साल है, 10 साल है, तो मैंने रीजनेबली सोचा कि असली में इसकी 5 साल या 10 साल है, मैंने सोचा, मैनेजमेंट नहीं बनाया था। तो ये सब्जेक्टिव जजमेंट है, सब्जेक्टिव। कोई बोलेगा कि हाँ 5 साल है, तुम्हारी जजमेंट सही है, कोई बोलेगा नहीं 2 साल है, गलत है तुम्हें, मतलब ये कोई स्पेसिफिक, इसका कोई एक रूल मेड नहीं है, प्रॉपर रूल नहीं है कि ये सही होगा ये गलत ही होगा, ऐसा। ये जजमेंट डिपेंड करती है, मतलब सब्जेक्टिव बेसिस पे चेंज हो सकती है, ठीक है ना। तो उसको कुछ इन्फॉर्मेशन कंसीडर करनी पड़ेगी जब भी कोई कंक्लूजन दे, एक दिमाग लगा के बेसिस पे, और एक सब्जेक्टिव जजमेंट जैसे एस्टिमेशन वगैरह उसको लगानी पड़ेगी। अब उसको जजमेंट में ये भी बताना पड़ेगा कि ऑथेंटिसिटी ऑफ डॉक्यूमेंट, उसको जजमेंट में भी बताना पड़ेगा कि आपने कोई भी डॉक्यूमेंट देखा, कोई भी एविडेंस डॉक्यूमेंट देखा, आपको सामने किसी ने कॉन्ट्रैक्ट ला के दिया कि ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, साइन हुआ, तो आपने कैसे चेक करा ये डॉक्यूमेंट असली में सही है, ऑथेंटिक है या नहीं। हो सकता है किसी ने फेक साइन करके दिया हो, या फिर हो सकता है कि आपने इसको कैसे माना कि ये गलत है, आपने कैसे माना ये गलत है, आपने इसको कैसे ऑथेंटिसिटी गलत प्रूव करी। तो इसकी कुछ जजमेंट, ये आपको जजमेंट लगा के, हमने जजमेंट लगा के देखा कि यार हमने ये जजमेंट लगा के सोचा कि ये सही होगा, हमने ये जजमेंट लगा के सोचा ये गलत होगा, तो ये जजमेंट पर डिपेंड करता है।
तो याद कैसे करना है भाई, एसएस के अंदर ये सारे जजमेंट। कोई बोले जजमेंट क्या होता है भाई, एसएस के अंदर ये सारे जजमेंट। एसएस के मेन जजमेंट वाला तो टॉपिक ऐसे 315 के अंदर था, जहाँ पे इंटरनल अपन ऑब्टेन कर रहे थे अंडरस्टैंडिंग, याद है ऑब्टेन कर रहे थे कि एटलीस्ट सारे मेन एरियाज की अंडरस्टैंडिंग तो मेरे को लेनी ही लेनी है। वो ट्रिक थी अपनी, मेन एरियाज की अंडरस्टैंडिंग तो लेनी ही लेनी है। नहीं याद आ रहा तो मारूंगा, उठा उठा के पटक पटक के फेंकूंगा, तुमको दिख गया तो किसी दिन देखना। इतना याद कराया था उसको, रिवाइज मतलब तुम कर नहीं रहे हो, अगर वो याद नहीं आ रहा तुमको ऐसे 315 वाला, वो याद कर लेना वापस जाके उधर। तो वो वाला एक जजमेंट मेन याद था, ये सिग्निफिकेंट जजमेंट है। तो इसको कैसे याद करना है यार, सिग्निफिकेंट जजमेंट सारी एसएस में, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग होती है ना, तो सिग्निफिकेंट जजमेंट सारी एसएस के अंदर ही दे रखी है, एसएस के अंदर ही दे रखी है, एसएस एसएस के अंदर ही दे रखी है। SAS shall consider certain information, authenticity of document and subject to judgment। ठीक है, SAS के अंदर दे रखिए, shall consider authenticity of document and subject to judgment। हो गया, ये तो छोटा सा था, प्यारा सा था, अच्छा था, ऐसे स्कोरिंग भी है। एग्जाम्पल क्या होते हैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के, ये कुछ कुछ एग्जाम्पल की, एटलीस्ट ये कुछ कुछ चीजें तो आप डॉक्यूमेंट करके ही रख लेना। आपने जो भी ऑडिट का प्रोग्राम बनाया था, ऑडिट की प्लानिंग बनाई थी, आपने कोई मेमोरेंडम रिसिप्ट वगैरह इशू करी थी, या क्लाइंट ने कोई मेमोरेंडम इशू करे, इनवॉइस इशू करे, वो सब आप ले लो। आपने क्या क्या एनालिसिस करा था वो भी डॉक्यूमेंटेशन में डाल दो। आपने किसी को लेटर ऑफ कंफर्मेशन भेजा, एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजते कि मैंने बैंक वालों को कंफर्मेशन लेटर भेजा कि आप कंफर्म करके दे दो ना हमारे क्लाइंट का बैलेंस 5 करोड़ ही है, वो भी इसके अंदर डाल दो। कौन कौन से सिग्निफिकेंट मैटर आपको मिले वो भी इसमें डाल दो। आपने क्या चेकलिस्ट बनाई थी कि ये चीज़ मैं चेक करूंगा, ये चीज़ चेक नहीं करूंगा, चेकलिस्ट बनाई थी, वो भी इसमें डॉक्यूमेंटेशन में डाल दो। कोई भी कोरस्पॉन्डेंसेस, मतलब एक दूसरे से कम्युनिकेशन करा था ईमेल पे, मेरे को ये दे, सामने वाले ने बोला मैं नहीं दूंगा, फिर आपने क्या जवाब दिया, कोई भी ऐसे कोरस्पॉन्डेंसेस है ईमेल वगैरह पे, वो भी सब भी डाल दो। आपको सब कुछ इसके अंदर डालना है। एंटिटी के जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड थे, जैसे स्पेसिफिक इनवॉइसेस, कॉन्ट्रैक्ट्स, एग्रीमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रायल बैलेंस, वो सब भी आपको ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में डाल देना। ठीक है, और क्या नहीं रखना ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, क्या नहीं रखना, जो कोई ड्राफ्ट वर्किंग पेपर थे जिसके बाद आपने नए रख दिए, कि एक बार आपने कोई ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन अपने पास रखे कि जब तक मेरे को फाइनल नहीं मिलता मैं एक बार ड्राफ्ट से काम चला लेता हूँ कि ये रफ है तो, पर वो मुझे बाद में फाइनल और देगा, तो इसके ऊपर इसको रिप्लेस करने के लिए, इसको सुपरसीड करने के लिए कोई दूसरा नया डॉक्यूमेंटेशन आ गया मेरे पास, तो पुराना वाला मत रखो, पुराना वाला हटा दो, सुपरसीडेड वाला, क्योंकि वो इनकम्प्लीट था। कोई ऐसा जो पहले उसमें टाइपिकल एरर वगैरह थी, किसी ने कोई लिख के दिया उसमें टाइपिकल, कोई एक क्लेरिकल एरर थी, केवल क्लेरिकल एरर थी, बाद में उसने सही करके दे दिया, कोई स्पेलिंग वगैरह गलत थी, बाद में सही करके दे दिया, तो पुराना वाला हटा दो, वो डॉक्यूमेंटेशन में मत रख। इसके अलावा भी बाकी बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन आपको रखने हैं, ये तो एग्जाम्पल है, ये केवल एग्जाम्पल है। आईला एससीसी का ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, एग्जाम्पल क्या ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के, आईला एससीसी के ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, आईला एससीसी की ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, आईला और एससीसी की ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। याद हो गया क्या? तो बोलो ना, नहीं हुआ तो साथ साथ बोलो, आईला एससीसी की ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, 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 AAILA या फिर AILA कर लो इसको, AILA मतलब AILA, AILA, आईला एससीसी की ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, आईला एससीसी की ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, आईला एससीसी की ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, आईला एससीसी की ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, तो ए से ऑडिट प्रोग्राम, ऐसे एनालिसिस, ऐसे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन भी हो गया, ऐसे एनालिसिस भी हो गया, आई से इशू मेमोरेंडम हो गया, एल से लेटर हो गया, एल से लेटर ऑफ कंफर्मेशन हो गया। तो ठीक है ना, AILA, ए से एक ऑडिट प्रोग्राम हो गया, आई से इशू मेमोरेंडम हो गया, एल से लेटर ऑफ कंफर्मेशन हो गया, और वापस ए आ गया तो वापस से एनालिसिस होगा। तो आईला एससीसी के ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, आईला एससीसी के ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, एससीसी सिग्निफिकेंट मैटर चेकलिस्ट कॉरेस्पॉन्डेंस, एससीसी सिग्निफिकेंट मैटर चेकलिस्ट कॉरेस्पॉन्डेंस, सिग्निफिकेंट मैटर चेकलिस्ट कॉरेस्पॉन्डेंस, आईला एससीसी के ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, आईला एससीसी के ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, ये अपन पढ़ चुके, अपन को ऑलरेडी पता है, ये अपन एसक्यूसी में पढ़ चुके थे। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की ओनरशिप किसकी होगी, अपन ने एसक्यूसी में पढ़ा था, जो ऑडिटर अपने डॉक्यूमेंटेशन बना रहा है अपनी ऑडिट करने के बाद, उसकी फाइनल डॉक्यूमेंटेशन। एक और यहाँ पे कुछ था, हाँ, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज नॉट ए सब्सटीट्यूट ऑफ एंटिटी अकाउंटिंग रिकॉर्ड, कि जो एंटिटी अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड रख रही है ना, कोई एंटिटी ये नहीं बोल सकता कि चलो ऑडिटर ने अपने डॉक्यूमेंटेशन बना लिए तो मैं अकाउंटिंग रिकॉर्ड नहीं रखूंगा, कि मैं कोई इनवॉइस, कॉन्ट्रैक्ट, ट्रायल बैलेंस, ये सब मैं नहीं रखूंगा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में, ये सब है ना, नहीं भाई, दोनों अलग चीजें। अकाउंटिंग रिकॉर्ड उसको अलग मेंटेन रखने हैं, वो अपने अलग मेंटेन करेगा, वो सब्सटीट्यूट नहीं है। ठीक है, और ओनरशिप किसकी होती है, अपन ने बोला था, जो ऑडिटर अपने डॉक्यूमेंटेशन बना रहा है उसकी ओनरशिप
ऑडिटर की होती है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की। वो चाहे तो किसी को शेयर करे, वो चाहे तो किसी को शेयर नहीं करे। मैंने बोला था तुमको, है ना, बोला था वो चाहे तो हो सकता है क्लाइंट को कुछ एक्सट्रैक्ट शेयर कर दे, उसका कुछ एक्सट्रैक्ट शेयर कर दे, पर शेयर करते वक्त ध्यान रखना कि उसके आप जो वर्क कर रहे हो ना उसकी वैलिडिटी कम ना हो जाए। आपने उसको सारे डॉक्यूमेंटेशन शेयर कर दिया, उसको पता पड़ गया आपके ऑडिट के प्रोसीजर क्या है, आप कैसे कैसे ऑडिट करते हो, क्या क्या करते हो, क्या क्या चीजें चेक नहीं करते हो, तो अगली बार वो जब उसको आपकी मेथोडोलॉजी पता पड़ गई ना, तो अगली बार वो मैनिपुलेट फ्रॉड ऐसे करेगा कि आपको आपकी ऑडिट में पकड़ में नहीं आएंगे, क्योंकि उसको पता पड़ गया आप ये चीजें चेक नहीं करते, ये चीजें कैसे चेक करते हो। तो इसलिए तो आप ऐसे तो जनरली खुद की प्रॉपर्टी नहीं देना चाहो तो मत दो, किसी को नहीं देना। इवन मैंने बोला था सब्सिडियरी का ऑडिटर है ना, ये सब्सिडी है, नीचे सब्सिडरी, सब्सिडियरी का ऑडिटर है, ऊपर होता है हेड ऑफिस, हेड ऑफिस, वो हेड ऑफिस के ऑडिटर को मना कर सकता है, सब्सिडियरी का ऑफिसर मना कर देगा हेड ऑफिस के ऑडिटर को कि मैं तेरे को मेरी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन नहीं दूंगा। तेरे को ब्रांच वगैरह की, मतलब ये देखो, ये रिलायंस है हेड ऑफिस, ये क्या है हेड ऑफिस, इसके नीचे एक सब्सिडरी रिलायंस है, मतलब इसकी एक सब्सिडरी कंपनी मान लो, तो इसके ना अगर तेरे को चाहिए, ये बोलेगा कि सब्सिडरी की तेरे को, यहाँ पे ऑडिटर है, यहाँ पे ये ऑडिटर है, ये बोलेगा तेरे को अगर इसकी बुक्स चाहिए ना, सब्सिडरी की बुक्स रिकॉर्ड्स वगैरह, तो वो ले ले, वो तेरी मर्जी हो, वो तू देख ले, मेरे को नहीं मतलब। पर जो मैंने मेरे ऑडिट के डॉक्यूमेंटेशन बनाए हैं ना, मैं तेरे को नहीं दूंगा, मैं तेरे को नहीं दूंगा, वहाँ के ऑडिटर को मना कर देगा, मैं तेरे को नहीं दूंगा, ये मेरे बनाए हुए हैं, इच्छा हो तो दे दूंगा वरना मैं नहीं दूंगा भाई। सो SQC1 बोलता है इट्स ए प्रॉपर्टी ऑफ ऑडिटर। ऐसे 230 बोलता है कि उसकी मर्जी से, उसकी डिस्क्रिप्शन से कुछ एक्स्ट्रैक्ट, कुछ पोर्शन निकाल के वो दे सकता है, पर वो वैलिडिटी अंडरमाइन नहीं करना चाहिए वर्क परफॉर्म की। तो वही मेन ऑडिटर ब्रांच के ऑडिटर के वर्किंग पेपर नहीं मांग सकता। अब ये फाइनल बचा है कंप्लीशन मेमोरेंडम, या इसको बोलते हैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन समरी, या तो कंप्लीशन मेमोरेंडम या ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन समरी। ये क्या होता है, कुछ नहीं, जब बहुत बड़ी बड़ी ऑडिट हो जाती है, रिलायंस, अडानी वगैरह, इनके क्या, इनके 50-50, 100-100, 150-150 तो सब्सिडरीज है, इतनी बड़ी ऑडिट है, इतने बड़े फील्ड है, सब कुछ है, इनकी ऑडिट होने के बाद आप डॉक्यूमेंटेशन बना लेते हो ना, तो डॉक्यूमेंटेशन की लाइनें लग जाती है, इतनी सारी फाइल, या फिर कंप्यूटर्स के अंदर भी बहुत सारी फाइल पड़ी है, तो फाइनली बहुत दिमाग खराब होता है भाई, इतने डॉक्यूमेंटेशन, तो डॉक्यूमेंटेशन बनाना तो है, पर साथ में अगर आप चाहो, मैंडेटरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है ध्यान रखना, पर अगर आप चाहो तो एक उसकी समरी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बना के रख लो, जिसको कंप्लीशन मेमोरेंडम बोलेंगे। उस समरी के अंदर आप लार्ज ऑडिट, क्योंकि वो बहुत बड़ी ऑडिट थी, तो उसमें बता दो कि इसके सिग्निफिकेंट मैटर कौन से थे, हमने उसको कैसे रिजोल्व करा, इसके सिग्निफिकेंट मैटर कौन से थे, हमने इसको कैसे रिजोल्व करा, ठीक है, उसके अंदर आप बता देना। व्हाट इट कंटेंस, मे, ऑडिटर मे, मतलब अगर चाहे तो वो बना सकता है एक ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की एक समरी, जिसको बोलते हैं कंप्लीशन मेमोरेंडम, कि इसमें वो मेन, पूरी ऑडिट के अंदर मेन मुद्दे क्या आते हैं, मेन काम के मुद्दे, सिग्निफिकेंट मुद्दे क्या आते हैं, वो डॉक्यूमेंटेशन उसने अलग से करके रख लिया कि हाँ ये मेन चीजें थी, कोई सारे डॉक्यूमेंटेशन ना देख के समरी के में देख ले कि ये मेन चीजें थी, सिग्निफिकेंट मैटर क्या पे, वो ही पता पड़ जाएगा। फिर सिग्निफिकेंट मैटर क्या पे, उनको मैंने कैसे डील करा, उनसे मैंने कैसे डील करा कि ये बहुत इशू था, रिवेन्यू की चेकिंग बहुत इशू वाली थी, तो मैंने रिवेन्यू को कैसे चेक करा, तो सिग्निफिकेंट मैटर क्या होता है, उसको मैंने कैसे डील करा। मैंडेटरी नहीं होता, मैंडेटरी नहीं होता, तो जनरली लार्ज और कॉम्प्लेक्स ऑडिट के लिए होता है, जिससे इफेक्टिवली और इफिशिएंटली बाद में अपन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को रिव्यू कर पाए, वरना इतने सारे डॉक्यूमेंटेशन को कैसे रिव्यू करें, कुछ समरी होगी तो अच्छे से रिव्यू कर पाएंगे इफेक्टिवली इफिशिएंटली। इसके अंदर होता है कि सिग्निफिकेंट मैटर कौन कौन से थे उसकी समरी डाल देते हैं, और अपन उसमें ये भी डालते हैं कि अगर किसी स्पेसिफिक स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग का ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुआ, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सारे स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग उसको फॉलो करने हैं, बोला था मैंने तुमको। पर अगर कोई एक स्पेसिफिक सर्कमस्टेंस आ गया कि इस ऐसे का मैं ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं कर पाया, ऐसे 240 होता है फ्रॉड के रिलेटेड, तो वो बोलेगा कि यार मैं फ्रॉड रिलेटेड अपना काम नहीं कर पाया, तो क्या रीजन था आप नहीं कर पाए, बस इसमें बता दो क्या रीजन था, आप कौन से ऐसे का काम किस वजह से नहीं कर पाए, बस वो बता देना एक बार इसके अंदर। तो जब भी कोई ऐसे ना, जब भी कोई ऑडिटर अपना ऐसे की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाता, तो उसको लिख के देना पड़ता है कि यार मैं इस ऐसे का काम नहीं कर पाया और उसकी जगह मैंने क्या अल्टरनेट प्रोसेसर लगाया, ठीक है ना। सिग्निफिकेंस मैटर क्या आता है, उसको कैसे एड्रेस करा, कंपलसरी नहीं होता। एल एस एस लार्ज ऑडिट के लिए यूजफुल होता है, सिग्निफिकेंट मैटर इसके अंदर डालने होते हैं, लार्ज ऑडिट के लिए होता है, सिग्निफिकेंट मैटर्स में डालने होते हैं, और एसएस का ऑब्जेक्टिव कौन सा पूरा नहीं हो पाया मेरा, LSS लार्ज ऑडिट सिग्निफिकेंट मैटर, कौन सा एसएस का ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हो पाया, लार्ज ऑडिट सिग्निफिकेंट मैटर और कौन सा एसएस का ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हो पाया, तो LSS। ठीक है सर, ये हो गया अपना।
ये वैसे नई वाली मॉड्यूल में तो नहीं है, आरटीपी 2022 के अंदर आया था, कुछ नहीं। ऐसे मैंने तुमको बोला था ना कि एक बार कोई ऑडिट फाइल बन गई तो चेंज नहीं हो सकती, अदर देन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर। कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर हो तो वो डीडीएसएस अपन ने जो पढ़ा था, डीडीएसएस वाला, तो वो कर सकते। पर उसके अलावा भी कुछ है कि मैंने ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दी, यहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दी, पर यहाँ पे अपन बाद में पढ़ेंगे एक सब्सिक्वेंट इवेंट नाम की चीज होती है कि यहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट इशू होने के बाद कुछ सब्सिक्वेंट इवेंट हुआ कि यहाँ पे इसका बहुत बड़ा डेटा डूब गया, यहाँ पे ऐसा कुछ इवेंट हुआ कि कंपनी डूबने वाली है, कुछ ऐसा होने वाला है। तो ऑडिट रिपोर्ट तो आप इशू कर चुके हो, ऑडिट फाइल भी आप बना, मतलब आपके ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन भी बन चुका है सब कुछ, तो क्या आप ऑडिट फाइल ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में चेंज कर सकते हो क्या बाद में जनरली नहीं। पर अगर किसी केस में आप कर रहे हो तो आपको बताना पड़ेगा ऐसा कौन सा सर्कमस्टेंसेस बाद में हुआ जिस वजह से आपको आपका ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऑडिट फाइल बदलनी पड़ी, और ये काम किसने करा और किसने रिव्यू करा और कब। डेट तो आएगी पर ये काम, ये प्रोसीजर, यहाँ पे फिर प्रोसीजर किसने लगाया और उसको किसने रिव्यू करे, प्रोसीजर किसने लगाया, किसने क्या सर्कमस्टेंसेस हुआ जिसकी वजह से आपको फाइल बदलनी पड़ी, ये काम किसने लगाए, क्या एविडेंस मिला और क्या कंक्लूजन, मतलब ऑडिट प्रोसेस आगे, मतलब उसके आगे ऑडिट रिपोर्ट के बाद ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म, ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन एंड कंक्लूजन रीच्ड, वही वाला ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म, ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन, कंक्लूजन। तो ये किसने लगाए और किसने उसको रिव्यू करे, किसने लगाया और किसने उसको रिव्यू करे और कब करे, किस डेट पे। ये एडिशनल बुकलेट बाकी हमेशा आपका होमवर्क ही रहेगी, ध्यान रखना वो एडिशनल जो आपको मिलेगी एडिशनल वाली, वो आपको मैंने बुक के स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, पढ़ लेना कि कहाँ पे मिलेगी एडिशनल बुकलेट, ठीक है ना। ऐसे 230 के एमसीक्यू देख लेते हैं एक बार जो आईसीआई मॉड्यूल वाले हैं, बाकी तो आपको ये एमसीक्यू वाली बुकलेट भी आपको टेलीग्राम चैनल पे फ्री में मिल जाएगी, जिसमें सारे आईसीआई के एमसीक्यू समरी भी है। आईसीआई के एमसीक्यू तो डिटेल में दे रखे हैं मैंने, आईसीआई के एमसीक्यू तो पूरे केस स्टडी में दे रखे हैं। उसके अलावा जो आईसीआई के अदर देन आईसीआई एमसीक्यू है ना, उसकी केवल समरी करके दे रखी है, 1 लाइनर 2 लाइनर की, इतना पढ़ लो तो भी हो जाएगा कि अगर क्वेश्चन में ऐसा गिवन है तुमको ऐसा करना है, ऐसा गिवन है ऐसा करना है तुमको, ठीक है ना। पर एक बार प्रैक्टिस के लिए मैंने आईसीआई के जो स्टडी मटेरियल वाले एमसीक्यू है वो पूरे दे रखे हैं। हाँ ये देखो ऑडिट प्रोग्राम था, ऑडिट प्रोग्राम में बोला था कि रिवेन्यू की चेकिंग मोहित करेगा, पर बाद में कुछ चेंजेस हो गए, उसमें रोहित की जगह वो चेकिंग असली में मोहित की जगह रोहित ने कर ली, और रोहित को चेक करना था ट्रेड रिसीवेबल एंगेजमेंट टीम में, पर किसी वजह से रोहित की जगह वो काम राजन ने कर लिया, मतलब एक का काम दूसरे ने कर लिया, दूसरे का काम तीसरे ने कर लिया, ठीक है ना। तो अब क्या करना है, को कुछ नहीं, ऑडिट प्रोग्राम अपन ने पढ़ा था ये उसका, वैसे तो ऐसे 300 में पढ़ा था कि प्लानिंग और प्रोग्राम हमेशा बदलते रहते हैं, तो आपका प्रोग्राम चेंज हो गया ऑडिट का कि ये चेकिंग इसकी जगह इसने कर ली, तो ठीक है आप ऑडिट प्रोग्राम को सूटेबली अल्टर करते रहो, उसमें लिख दो कि किसको करना था पर असली में किसने करा, उसमें ये लिख देना, सूटेबली अपडेट करते रहो। वर्किंग पेपर में ऑडिट प्रोग्राम नया वाला अल्टर भी करके डाल दो कि असली में किसने वो काम करा। मटेरियलिटी के लिए सबसे अच्छा स्टेटमेंट कौन सा है, ये मटेरियलिटी वाले में अपन ने पढ़ा था कि मटेरियलिटी इज ए मैटर ऑफ ए प्रोफेशनल जजमेंट, ये प्रोफेशनल जजमेंट पर डिपेंड करता है, ये ऐसे 320 में अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये सारे ऐसे सब मिला के एमसीक्यू एक तरीके से, मटेरियलिटी इज ए मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट एंड फैक्टर कि आपने मटेरियलिटी डिसाइड करने में कौन कौन से फैक्टर आपने डिसाइड करे जजमेंट लेने में, वो डॉक्यूमेंट कर लो, वो डॉक्यूमेंट कर लो। फैक्टर कंसिडर इन डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियलिटी, वो आपको डॉक्यूमेंटेशन में डालना है। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट के लिए सबसे खराब स्टेटमेंट कौन सा है, मतलब सबसे ओड वन, सबसे कि ये वाला एक जम नहीं रहा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट के लिए। तो जनरली रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट के लिए अपन ने ऐसे 315 वगैरह के अंदर पढ़ा हुआ है अपन ने कि इंगेजमेंट टीम आपस में डिस्कशन करेगी, तो हाँ ठीक है अपन ने पढ़ा हुआ है, वो चलेगा। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर जो आप लगाओगे वो भी डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा, हाँ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर सब डॉक्यूमेंट करते हैं, सही है ये बात तो बिल्कुल, ऐसे 315 में पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा तो पहले वो पढ़ के आओ। आपने इंटरनल कंट्रोल की कैसे क्या क्या अंडरस्टैंडिंग ली वो भी डॉक्यूमेंटेशन करना है, ये भी ठीक ही लग रहा है। तो एक फाइनल है कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट की प्रिसाइज कैलकुलेशन डॉक्यूमेंट करनी है। मैंने कहा था रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एक जजमेंटल चीज है, आप एग्जैक्टली बिल्कुल प्रिसाइज तरीके से एग्जैक्ट कभी आप कैलकुलेट नहीं कर सकते उसको प्रिसाइजली, ठीक है ना, गलत है ये बात। यहाँ पे कौन सा गलत है, फिजिकल इन्वेंट्री के लिए ये आपको ऐसे 501 में मिलेगा, ये तो मिक्स एंड मैच चल रहा है एमसीक्यू थोड़े बहुत, तो ऐसे 501 में मिलेगा, पर इतना है कि आपको जब फिजिकल इन्वेंट्री चेक करनी है ना, तो आपको वहाँ पे जाके बस इन्वेंट्री की अटेंडेंस जाके देखनी है, उसको ऑब्जर्व करना होता है कि इन्वेंट्री काउंट कैसे हो रहा है, कोई उसमें खराब इन्वेंट्री है क्या, कितने अमाउंट की कितने क्वांटिटी की खराब इन्वेंट्री है, उसको टेस्ट काउंट करो इन्वेंट्री को, टेस्ट में एक बार ध्यान से टेस्ट काउंट कर लो इन्वेंट्री का, कोई खराब ऑब्सोल्यूट इन्वेंट्री है क्या, वो चीज़ आपको डॉक्यूमेंट करनी है। आपको ये नहीं देखना
कि स्टॉक के रिलेटेड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड पूरे हुए हैं नहीं हुए हैं, आपको ये नहीं देखना है। क्वालिटी कंट्रोल मतलब कोई आपको बोले कि ज्वेलरी की स्टॉक ऑडिट करने जाओ ज्वेलरी की, तो आप देख रहे हो कि ज्वेलरी में खरा सोना है नहीं है, 24 कैरेट है नहीं है, 25 कैरेट है नहीं है, अरे मुझे क्या मतलब है उससे, बुक्स में जितनी कॉस्टिंग आ रही है, बुक्स में जितना अमाउंट लिखा हुआ है उन्होंने उतनी वैल्यू है, काफ़ी है ना। बुक्स के अंदर 5 क्वांटिटी लिखी है, 5 दिख रहा है ना, बस बताओ। अब वो उस असली में खरा सोना है या नहीं है मेरे को मतलब नहीं, उसने 500 रुपये में खरीदा था वो, और 500 रुपये में बुक्स की वैल्यू है बस। तो क्वालिटी कैसी है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ेगा। पर हाँ, इन्वेंट्री ऑब्सोलीट हो जाए तो बात अलग है, फिर तो देखना पड़ेगा। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में क्या नहीं डालना, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन रिलेटेड पार्टी के साथ जब भी ट्रांजेक्शन होता है, ऐसे 550 में आएगा वैसे वो सब, ये सब मिक्स एंड मैच है कि रिलेटेड पार्टी का जब भी ट्रांजेक्शन होता है तो आर्म्स लेंथ प्राइस पे होना चाहिए। आर्म्स लेंथ प्राइस पे होते हुए आप पूछोगे तो मैं ऐसे 550 में समझाऊंगा, वो अभी नहीं समझा रहा मैं। आर्म्स लेंथ रिलेटेड पार्टी के साथ हमेशा ट्रांजेक्शन आर्म्स लेंथ प्राइस पे होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये तो डॉक्यूमेंट करना है, पर क्लोज टू लेंथ प्राइस क्या होता है, क्लोज टू लेंथ प्राइस, लेंथ प्राइस नहीं होता भाई, आर्म्स लेंथ प्राइस होता है। तो ये गलत है, लैंग्वेज गलत है, मतलब ये वाला डॉक्यूमेंटेशन में नहीं डालना कि ये आर्म्स लेंथ प्राइस पे नहीं, पर आर्म्स लेंथ प्राइस के लगभग क्लोज है, वो डॉक्यूमेंट नहीं करना। तो ये अपना हो गया ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन चैप्टर, ठीक है सर। तो अपना हो ही गया होगा, याद वगैरह भी हो गया होगा। वापस से फ्री कम एडमिन कोर्स वाला चल रहा है, आपको मैं हर बार बता चुका हूँ, आपकी लगभग फ्री है भाई। मेरी एडमिन की सैलरी वगैरह चल रही है यार, वो सैलरी लगती है लोगों की, सॉफ्टवेयर कोर्स लगती है, वो तो लगेगा ना यार थोड़ा बहुत, बहुत 500-1000 रुपये इस टाइम के लिए, बाद में बढ़ जाए तो पता नहीं यार, बाद में बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आप मिल जाएगा। बुक्स का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, बुक्स लेनी आप तो ले सकते हैं, आपको दिख रहा है। मैक्सिमम चैप्टर यूट्यूब पर फ्री में मिल ही रहे। टेलीग्राम चैनल याद से सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम चैनल में बहुत सारे फ्री के नोट्स बांटता रहता हूँ, नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा मैं आपका, ठीक है ना। और बाकी एक ट्रिक निमोनिक सीरीज जल्दी से आने वाली है, वो अपन फटाफट कर लेंगे। चलो बाकी बाय बाय टाटा, सी यू नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं।